Hi everyone, it's me अंजलि वर्मा and welcome back to my channel Study Warehouse। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर विच इज रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं सिलेबस, और ये पूरी पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हो स्टडी वेयरहाउस 2.0 टेलीग्राम चैनल से, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। तो लिंक पे जाओ, जल्दी से ज्वाइन कर लो और ये सारी पीडीएफ को डाउनलोड कर लो। तो सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं। तो रिफ्लेक्शन क्या है, ये बेसिक क्लास 10th में हम लोगों ने लाइट वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। स्फेरिकल मिरर्स हम देखेंगे, मिरर फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन क्या होता है, TIR क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर्स क्या है, ठीक है। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्फेसेस, बहुत सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे हैं, ठीक है। थिन लेंस फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट, लेंस मेकर्स फॉर्मूला है हमारा, मैग्निफिकेशन क्या होता है, पावर क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इसका भी फॉर्मूला है हमारे पास, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हम लोग देखेंगे। फिर ये पोर्शन है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। टेलीस्कोप दो टाइप के हैं, रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग, दोनों ही हम देखेंगे। और इनमें डेरिवेशन है, कुछ हमें कुछ फॉर्मूलाज निकालने पड़ते हैं बेसिकली फॉर दी मैग्नीफाइंग पावर ओनली। तो ये सब कुछ हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि ये जो रे ऑप्टिक्स हम पढ़ रहे हैं, इसमें हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ऑप्टिक्स एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जहां पे हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं। लाइट की स्पीड कितनी होती है, तो हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही जाती है, बट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो उसका पाथ डेविएट हो जाता है, ठीक है। विचलन वहां पे हो जाता है, डेविएशन वहां पे हो जाता है, ठीक है। देन लाइट एक तरह की एनर्जी है जो कि वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है। एंड हमें पता है लाइट का सिर्फ वेव नेचर ही नहीं होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है, जो कि हम लोग ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला फिनोमेना है रिफ्लेक्शन का। तो रिफ्लेक्शन क्या है, बहुत सिंपल है। जब भी एक सरफेस पे लाइट आके टकराती है तो वो उसी मीडियम में बाउंस बैक कर जाती है। इसी बाउंस बैक होने को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। वेरी सिंपल। हमारे पास दो फॉर्मूलाज होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, ये हमारा नॉर्मल है, यानी कि उस सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन, उसको हम नॉर्मल कहते हैं। और ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ, उसको मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस कहती हूँ। और जब लाइट बाउंस बैक कर गई तो ये रिफ्लेक्टेड रे के फॉर्म में गई, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है नॉर्मल से जो एंगल बनाती है उसको मैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहती हूँ। तो ये दोनों ही एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। दूसरा लॉ ये है कि ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो नॉर्मल है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये एक ही प्लेन में लाई करेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं। दो टाइप के हमारे रिफ्लेक्शन होते हैं, रेगुलर और डिफ्यूज। रेगुलर का मतलब है कि अगर पैरेलल रेज पड़ी हैं तो वो पैरेलल बीम के फॉर्म में ही रिफ्लेक्ट होंगी, जो कि हमारे स्मूथ सर्फेसेस में होता है, जैसे कि मिरर में। बट यूजुअली मैं अपने आसपास जितनी चीजें देख पा रही हूँ, किस वजह से देख पा रही हूँ, एक तो रीजन लाइट है, दूसरा क्या है, रिफ्लेक्शन। ये जो सरफेस है इन पे लाइट पड़ रही है और ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, यानी कि कुछ हमारे पास स्मूथ सरफेस नहीं है, थोड़ा सा रफ है, खुरदुरा सा है। तो जब लाइट रेस पड़ रही हैं वो तो पैरेलल बीम के फॉर्म में ही पड़ रही हैं, बट ये सरफेस क्या है, थोड़ा सा रफ है, जिसकी वजह से ये जो लाइट रेज हैं ये किसी भी डायरेक्शन में क्या हो रही हैं, बेसिकली हर डायरेक्शन में क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो जा रही हैं। इसी की वजह से हम ऑब्जेक्ट्स देख पाते हैं अपने आसपास। इसकी वजह से एक इमेज बनती है, तभी तो मिरर में इमेज बन रही है ना, वहां रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, पर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से इमेज फॉर्म नहीं होती है। बट इसकी वजह से जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं हम अपने आसपास देख पा रहे हैं, ठीक है। चलो, मिरर क्या है, तो एक शाइनी सरफेस है, तो जैसे ग्लास है, पीछे से हमने कोटिंग कर दी है, ठीक है। लेड ऑक्साइड यूजुअली हम लगा देते हैं, तो पीछे से हमने लेड ऑक्साइड लगा दी है, तो क्या हुआ है, वो पूरा पीछे से पेंट हो गया है। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे जितनी की जितनी लाइट है सारी की सारी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो हमें एक इमेज देखने को मिलेगी, खुद की इमेज या जो भी ऑब्जेक्ट मिरर के आगे रखा है उसकी, ठीक है। मिरर दो टाइप के होते हैं, एक तो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर आपको पता है इस टाइप का होगा, ठीक है। और दूसरा हमारे पास कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो सकता है। ये कॉनकेव है और वो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। प्लेन मिरर में हमें पता है हम छोटे या बड़े नहीं दिखते हैं, हम सेम साइज के दिखते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो मैग्निफिकेशन है वो +1 होता है, इसीलिए हम सेम हाइट के ही दिख रहे होते हैं। वर्चुअल इमेज मिलती है यहाँ पे, विच मीन्स एक ऐसी इमेज जो कि हमें स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो सकती है, रियल नहीं है, ये वर्चुअल है। इरेक्ट होती है, सीधी है, अपराइट है, उल्टे तो नहीं दिख रहे हैं हम, ठीक है। सेम साइज की होती है, यानी कि सेम हाइट की है। जितना दूर मैं मिरर से हूं उतनी ही दूर मेरी इमेज भी यहाँ पे फॉर्म होगी, ठीक है। लेटरल इन्वर्जन यहाँ पे होता है, यानी कि अगर मैं इधर से
लेफ्ट से हाई उसको बोल रही हूँ मिरर को, ठीक है, तो उधर पे वो राइट साइड को दिखेगा, ठीक है। जो फोकल लेंथ होती है वो इनफाइनाइट होती है और पावर 0 होती है। पावर का मतलब क्या होता है? पावर का मतलब है कि जो भी मेरे पास डिवाइस है उसकी कितनी कन्वर्जिंग या फिर डाइवर्जिंग पावर है, बेसिकली कितना वो लाइट रेस को कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सकता है। अब ये तो कन्वर्ज या डाइवर्ज कर ही नहीं रहा है ना, इसीलिए इसकी पावर 0 है। और पावर का फॉर्मूला क्या होता है? सो पावर होता है 1/f। तो अगर पावर 0 तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी, इसीलिए इसकी फोकल लेंथ इनफाइनाइट है और पावर 0 है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, स्फेरिकल मिरर। तो ये मेरा क्या होगा? देखो, यानी कि ये वाला क्या है? मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। तो ये एक कॉनकेव मिरर कहलाएगा। यहाँ पे देखो पीछे से पॉलिश हो रखी है, यानी कि ये क्या है मेरा? दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे पता है इस मिरर का जो सेंटर होता है उसको हम पोल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद किसी स्फेयर के तो ये पार्ट होंगे, तभी तो इसको मैं स्फेरिकल मिरर कह रही हूं। किसी स्फेयर के पार्ट होंगे, उस स्फेयर का जो सेंटर होगा ना वो कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। लाइट रेज जब भी पैरेलल पड़ती हैं तो उस केस में जो लाइट रेज है एक पॉइंट पे या तो कन्वर्ज हो जाती है या फिर उस पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई दिखती है। उस पॉइंट को हम फोकस पॉइंट कहते हैं, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है हमारा ये स्मॉल f कहलाता है, विच इज दी फोकल लेंथ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे बता देती हूँ, चलो। जैसे कि ये मेरा मिरर है, ठीक है, तो मैंने कहा ये पोल है, ठीक है, ये फोकस पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो यहाँ पे लाइट रेज जब पैरेलल पड़ेंगी तो हमेशा ये कहाँ पे कन्वर्ज करेंगी? इस फोकस पॉइंट पे ही आके कन्वर्ज करेंगी, ठीक है। चलो, तो दो टाइप के हैं हमने कहा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो ये तो बहुत सिंपल सी बेसिक चीजें हैं। यूजर्स कुछ देख लेते हैं। जैसे कॉनकेव मिरर की मैं बात करूं तो शेविंग और मेकअप मिरर में इसका यूज किया जाता है, क्योंकि अगर मैं कॉनकेव मिरर की बात करूंगी ना, यहाँ पे मुझे मल्टीपल टाइप की इमेजेस मिल सकती हैं। यहाँ पे मुझे सेम साइज की भी मिल सकती है, यहाँ पे मुझे रियल और इन्वर्टेड भी मिल सकती है, यहाँ पे मुझे वर्चुअल और इरेक्ट भी मिल सकती है, छोटी बड़ी सेम साइज की सब मुझे यहाँ पे मिल सकती है। यहाँ पे सिर्फ मुझे स्मॉल साइज की ही मिलती है, डिमिनिश्ड इमेज ही यहाँ पे मिलती है। तो शेविंग मेकअप मिरर्स में यूज करते हैं। डेंटिस्ट का जो मिरर है वो कॉनकेव मिरर ही होता है, ताकि एनलार्ज्ड इमेज दांत की दिखे, ठीक है। जो टॉर्च में रिफ्लेक्टर्स हैं, हेडलाइट्स हैं, इन सब में हम कॉनकेव मिरर्स का यूज करते हैं। कॉन्वेक्स का आपको पता है, जो रियर व्यू मिरर हम व्हीकल्स वगैरह में यूज करते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर ही होता है, ताकि हमें एक वाइड फील्ड ऑफ व्यू दिखे, यानी कि ज्यादा कार्स हमें दिखे, ज्यादा एरिया को हम कवर कर सके। इसके अलावा रोड सेफ्टी मिरर्स आप लोगों ने देखे होंगे, जो सिक्योरिटी मिरर्स होते हैं, ताकि ज्यादा एरिया कवर हो। जहां भी ज्यादा एरिया कवर करना है ना, वाइड एरिया, वहां पे हम कॉन्वेक्स मिरर्स का ही यूज करते हैं, ठीक है। चलो, अब पावर मैंने आपको बता ही दिया। ये हमें बताता है कि कितना लाइट रेस को वो मिरर या वो लेंस कन्वर्ज कर सकता है या डाइवर्ज कर सकता है। इसका फॉर्मूला ये होता है, फोकल लेंथ को हम मीटर में लेंगे तभी जाके पावर मुझे किस में मिलेगी? डायोप्टर में मिलेगी। ये चीज आपको याद रखनी है। बेसिक साइन कन्वेंशन आपको पता होना चाहिए। जो भी डिस्टेंसेस हम लेफ्ट को लेते हैं, चाहे वो लेंस के हो चाहे वो मिरर के हो, हम उसको हमेशा नेगेटिव लेते हैं। जो भी डिस्टेंस राइट साइड को होते हैं उसको हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं। जो भी हाइट ऊपर आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल से पास कर रही है। लेंस के केस में ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी डिस्टेंसेस हैं, जो भी हाइट है, वो पॉजिटिव है। अगर नीचे उल्टी आ गई है इमेज तो वो इन्वर्टेड है, तो उसके लिए जो हाइट होगी वो नेगेटिव होगी। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। मिरर फॉर्मूला देखो, सबसे पहले हम मिरर के बारे में ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूले में प्लस आता है। एफ क्या है? फोकल लेंथ है। वी क्या है? हमारे पास इमेज डिस्टेंस होता है। और यू क्या है? मेरे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि पोल से कितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा है और पोल से कितनी दूरी पे मुझे इमेज मिल रही है, ठीक है। मैग्निफिकेशन होती है h2/h1, यानी कि जो हमारी इमेज की हाइट है अपॉन जो हमारे ऑब्जेक्ट की हाइट है। अगर हम मिरर की बात करेंगे, इट इज ऑल्सो इक्वल टू -v/u। देखो यहाँ प्लस आया है ना, तो इस फॉर्मूले में माइनस आएगा और ये चीज उल्टी हो जाती है लेंस के केस में। तो ये कुछ बेसिक बातें आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। मैग्निफिकेशन का मतलब सीधा सीधा यही है कि जो मेरी इमेज है वो कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है एज कंपेयर टू दी ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलो, अगर मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा आएगा तो यानी कि हमें एक एनलार्ज्ड इमेज मिल रही है, और अगर मैग्निफिकेशन 1 से कम आएगा तो हमें पता है हमें एक डिमिनिश्ड यानी कि छोटी इमेज मिल रही है। और अगर m की वैल्यू 1 है उसका मतलब है कि हमें सेम साइज की इमेज मिल रही है, ठीक है। चलो, अब ये बेसिक बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब आ जाते हैं रिफ्रैक्शन पे। वेरी सिंपल, रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है? जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है
तो वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है, वो सीधे सीधे नहीं जाती है। इसी फिनोमेना को, इसी प्रोसेस को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे कि ये एक मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है, ये एयर है, एयर से ग्लास में लाइट रे जा रही है तो सीधी सीधी नहीं गई, वैसे तो सीधे जाना चाहिए था पर नहीं गई, ये थोड़ी सी डेविएट हो गई, बेंड हो गई, इसी बेंडिंग को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगी और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। यहाँ एंगल आई और एंगल आर इक्वल नहीं होते हैं, यहाँ पे दो केस बनते हैं। देखो क्या केस बनेंगे। सबसे पहली बात, अगर रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में लाइट रे जा रही है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाती है, ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगी। तो यहाँ पे देखो ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, तो यहाँ पे एंगल आई आर से बड़ा है, ठीक है। दूसरा केस हमारे पास ये बनता है कि डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट रे जा रही है, तो उस केस में क्या होगा, ये चले जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल से दूर ये चले गई। तो यहाँ पे देखो ये है एंगल आई, ये है एंगल आर, तो यहाँ पे एंगल आर क्या है, एंगल आई से बड़ा है, ठीक है। और देखो सीधे सीधे इसको जाना था ना, कितने एंगल से डेविएट हो गई, इतने एंगल से डेविएट हो गई, तो इसको हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। यहाँ पे एंगल आई इक्वल्स टू आर प्लस डेल हो जाएगा, सो यहाँ पे आई माइनस आर करके मुझे एंगल ऑफ डेविएशन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो इतना जाना था ना सीधे सीधे, कितने एंगल से डेविएट हो गई, अगेन एंगल डेल से। पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये वाला एंगल मुझे कैसे मिलेगा, बड़े वाले और छोटे वाले को जब मैं माइनस कर दूंगी, यानी कि आई इक्वल्स टू आर माइनस डेल आ जाएगा। तो यहाँ पे डेल कैसे मिलेगा, आर माइनस आई करके, ठीक है। बहुत सिंपल सी बातें हैं ये। तो आई होप यार ये बेसिक रिफ्रैक्शन की बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब आ जाते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पे। तो सबसे पहला लॉ क्या कहता है कि हमारे पास वही सिंपल सी बात कि ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो मेरे पास रिफ्रैक्टेड रे है, और ये जो हमारा नॉर्मल है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये एक ही प्लेन में लाए करेंगे। बहुत सिंपल सी बात हो गई, ठीक है। दूसरा लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा लॉ ये कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसका जब मैं साइन लूंगी और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसका जब मैं साइन लूंगी, दोनों का अगर मैं रेशियो निकाल दूं तो वो आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल। 1n2 या 1μ2 दोनों से डिनोट इसको कर सकते हैं। ये बेसिकली कहलाता है, ये बेसिकली क्या कहलाता है, ये कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ठीक है। यानी कि जिस मीडियम में वो जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा हम निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू जहां से वो लाइट रे आ रही है, तभी मैंने यहां 1n2 या 1μ2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये तो है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक और टर्म आता है विच इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है कि हमेशा जो लाइट रे है वो एयर या वैक्यूम से किसी मीडियम में जा रही होगी तो उस मीडियम का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ले रहे हैं वहां पे, ठीक है। उसको यूजुअली हम 0n1 या 0n2 ऐसे अगर लिख रहे हैं तो विच मीन्स हम उस पर्टिकुलर मीडियम की ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है वो एक और आ जाता है। तो यहाँ पे जैसे 1n2 मैंने लिखा है ना, सो इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू v1 अपॉन v2 एंड इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू λ1 अपॉन λ2। अगर मैं 0n1 कह रही थी तो इसका मतलब क्या है, c बाई v, या सिंपली इसको मैं n भी लिख सकती हूँ, तो n इक्वल्स टू c बाई v। c क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम। तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि एयर या वैक्यूम से उस मीडियम में जा रही है और उस मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो चेंज हो गई है। अगर देखो किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है ना, तो हमेशा उसकी जो स्पीड है वो चेंज होगी, उसकी जो वेवलेंथ है वो चेंज होगी। क्या चेंज नहीं होगी, तो ये भी याद रखना है आपको, जो फ्रीक्वेंसी है वो कभी चेंज नहीं होगी, जो कलर है लाइट का वो चेंज यहाँ पर नहीं होगा। अब अगर डिस्पर्जन हो रहा है तो कलर भी चेंज होता है, आपको पता है स्प्लिटिंग हो जाती है डिस्पर्जन में जो हम देखते हैं, ठीक है। बट इन जनरल अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, कलर चेंज नहीं होगा। क्या चेंज होगा, उसकी स्पीड और उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला होता है। यहीं पर से अगर देखो मैं 0n1 निकालूंगी तो वो आ जाएगा c अपॉन v1, 0n2 निकालूंगी तो वो आ जाएगा c अपॉन v2। तो अगर मैं 1n2 की बात करूं ना तो 1n2 0n2 अपॉन 0n1 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वैल्यू पुट कर दो, दिस डिवाइडेड बाय क्या है, दिस। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये c से c कट जाएगा, तो
तो 1 and 2 कितना आ गया, V1 अपॉन V2। ठीक है, ये बेसिक बताने के लिए है, बाकी याद आपको वही करना है कि N इक्वल्स टू C/V एक फॉर्मूला होता है। अगर मैं 1 and 2 की बात करूं कि सेकंड मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मैं बात कर रही हूं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो V1 अपॉन V2 और λ1 अपॉन λ2 आ जाता है। अब ये कैसे आया, मैंने आपसे कहा कि भैया फ्रीक्वेंसी सेम होगी, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, यही फॉर्मूला होता है, सभी को पता है। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, मैंने कहा फ्रीक्वेंसी तो चेंज ही नहीं हो रही, सेम रह रही है। तो यहाँ पे स्पीड कितनी है, v है ना, तो v1 इक्वल्स टू न्यू λ1। सेकेंड केस के लिए v2 इक्वल्स टू न्यू λ2, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो सेम है। तो v1 v2 के बदले आप पुट कर दो क्या, न्यू λ1 अपॉन न्यू λ2, न्यू से न्यू कट गया यानी कि फ्रीक्वेंसी कट गई, तो यहाँ पे आ गया λ1 अपॉन λ2। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। प्लस यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, देखो जल्दी जल्दी कराना है क्योंकि हर एक चीज कवर भी करानी है और आपके पास टाइम भी कम है ना, तो इसीलिए अच्छे तरीके से सुनना। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे से मुझे पता चल रहा है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, ये वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। वेवलेंथ ज्यादा होती है रेड कलर की, जब हम विबग्योर की बात करते हैं तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है, लीस्ट। वेवलेंथ सबसे कम किसकी होती है, वॉयलेट की, विच मीन्स उसके लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। चलिए जी, समझ में आ गया है, बस यही चीज है, यही फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखने हैं। ऑल्सो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वो घट जाएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं लेंस पे। तो लेंस क्या है, तो हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, दो प्रकार के हो सकते हैं। एक है इस टाइप का जो कि बीच पे मोटा होगा, एंड पे पतला होगा, इसको मैं कॉन्वेक्स लेंस कह देती हूँ। एक होगा जो कोनों में मोटा होगा और बीच में पतला होगा, इसको मैं कॉनकेव लेंस कह देती हूँ। ठीक है, तो ये कुछ बातें हमें यहाँ पे बेसिक याद रखनी है। कॉन्वेक्स लेंस हमारा कन्वर्जिंग लेंस होता है क्योंकि ये लाइट रेस को कन्वर्ज करता है। अब रटे कैसे, तो भाई रटना है ही नहीं, अगर रे डायग्राम्स देखोगे तो आपको हर एक चीज खुद ही समझ में आ जाएगी। तो ये मेरे पास क्या होता है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, तो जब लाइट रेस पड़ती है तो ये इस प्रकार रिफ्रैक्ट होती है, तो ये क्या कर रहा है, लाइट रेस को कन्वर्ज कर रहा है ना, तो ये कन्वर्जिंग लेंस है। इधर पे आ जाओ, इधर पे ये क्या करता है, तो भैया यहाँ पर से भी जब लाइट रेज आती हैं तो ये इसको इस तरह से फेंक देता है, आगे जाके क्या कर रही है, डाइवर्ज, कभी मिलेंगी नहीं, तो इनको पीछे को जरा खिसकाना, तो यहाँ पे इसका फोकस पॉइंट होता है। तो यहाँ पर से मुझे एक और चीज समझ में आई कि इसका फोकस क्या होगा, नेगेटिव फोकल लेंथ। बेसिकली इसकी फोकल लेंथ कैसी होगी, पॉजिटिव, क्योंकि अभी मैंने आपसे कहा लेफ्ट को सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव, राइट को सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका कोई रियल फोकस नहीं होता है, वर्चुअल फोकस होता है। इसका रियल फोकस है क्योंकि लाइट रेज एक्चुअल में यहाँ पे मिली है, वहां पे नहीं मिली है। ठीक है, वो लाइट रेज को डाइवर्ज कर रहा है, इसीलिए ये एक डाइवर्जिंग लेंस होता है। यूजेस बेसिक से हैं, जैसे कॉन्वेक्स लेंस की मैं बात करूं तो मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज होता है, अभी हम देखेंगे माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप में भी ये यूज होता है। कैमरा का लेंस कॉन्वेक्स लेंस ही है, ह्यूमन आई हमारी आंखों में कॉन्वेक्स लेंस ही है। ठीक है, इसके अलावा प्रोजेक्टर में भी इसका यूज होता है। कॉनकेव की बात करें तो मायोपिया के ट्रीटमेंट में, ठीक है, वैसे अब ये टॉपिक आपका डिलीटेड है, आपको नहीं पढ़ना है। पीप होल्स आपने देखे होंगे डोर्स में, तो वो भी कॉनकेव लेंस के ही बने हुए होते हैं। ठीक है, देन कई बार कॉम्बिनेशन हम कर देते हैं विद दी कॉन्वेक्स लेंस एंड इसका यूज हम टेलीस्कोप और कैमरास वगैरह में कर देते हैं। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम लेंस फॉर्मूला पे। तो मैंने कहा था यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि वहां पे प्लस था बस, और यहाँ पे मैग्निफिकेशन H2/H1 ही है, वहां पे माइनस आया था तो यहाँ पे प्लस V/U हो जाता है ये। ठीक है, बस इतना सा ही डिफरेंस रहता है। अब आ जाओ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट पे। देखो ये डायग्राम देखो, जो लिखा है वो मत देखो, यहाँ पे आओ पहले। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है, अब मान लो दूसरे मीडियम से पहले मीडियम पे जाएगी तो हमारे पास क्या होगा, यहीं पे मान लो यहीं पे तुम कोई मिरर रख दो। ठीक है, यहीं पे कोई मिरर रख दो तो क्या होगा, लाइट जो है वो वापस चले जाएगी ना। तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल सा है। तो देखो पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जब गई तो हम 1 और 2 की बात करेंगे, तो ये कितना आएगा, sin I/sin R आएगा। अब देखो अब जी क्या हुआ, दूसरे से पहले में जा रही है तो इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, R होगा ना, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, I होगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे लिखूंगी, 2n1, क्योंकि मैंने कहा जहां से जहां जा रही है, कहा जा रही है 1, तो यहाँ पे 1 आएगा, तो मैं 1 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रही हूं विद रिस्पेक्ट टू दी सेकेंड वन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे sin R/sin I, दोनों को मल्टीप्लाई करा दो तो यहाँ पे आपको साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगी चीजें, है ना। sin I/sin R, यहाँ पे आ गया sin R/sin I, ये कैंसिल हो गए, तो ये 1 के इक्वल आ गया, है ना।
तो यहाँ पे अगर मुझे 2n1 कभी भी निकालना है ना, तो 1/1n2 करके मैं उसको निकाल सकती हूँ। बेसिकली अगर दो मीडियम में से एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है, दूसरे का पूछा गया है, तो आप 1 कर दो, उसका रेसिप्रोकल कर दो, आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, बस यहां से हमें इतना ही पता चलता है। देन रिफ्रैक्शन थ्रू पैरेलल मल्टीपल मीडिया, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल। ठीक है, अच्छे तरीके से समझो, जो अभी इससे पहले हमने देखा इट इज वेरी मच सिमिलर टू दैट। ठीक है, इस मीडियम से इसमें जा रही है, फर्स्ट मीडियम है, सेकंड है, थर्ड से वापस ये फर्स्ट मीडियम में ही आ रही है, एयर वाटर ग्लास, फिर एयर में ये वापस आ रही है। तो रेयर से डेंस में जा रही है ना, तो ये मेरा नॉर्मल होगा, तो हमने कहा देखो टुवर्ड्स द नॉर्मल ये चले गई, तो ये एंगल आई है, तो ये एंगल R1 में ले लेती हूँ। यहां पे भी एक नॉर्मल होगा, अब ये और नॉर्मल के टुवर्ड्स शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि वाटर और ग्लास में डेंस कौन सा है, ग्लास है। ठीक है, तो यहां पे भी विच मीन्स लाइट रे रेयर से डेंस में जा रही है। ठीक है, अब ये देखो ये कैसे एंगल है, Z बना रहे हैं ना, इनको हम ऑल्टरनेट एंगल्स कहते हैं कि नहीं, तो ऑल्टरनेट एंगल्स तो हमारे इक्वल होते हैं, तो ये एंगल भी कितना होगा, R1। अब ये एंगल कितना हो गया, ये वाला, ये R2 हो जाएगा। ठीक है, फिर से देखो यहाँ पे भी एक नॉर्मल बनेगा, यहाँ पे भी एक नॉर्मल बनेगा, पर इस बारी डेंस से रेयर पे लाइट रे जा रही है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल देखो वो चले गई। तो पहली बात यहाँ पे भी देखो एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनेगा, तो ये एंगल कितना होगा, R2 होगा, और ये एंगल कितना होगा, देखो इस लाइट रे को सीधे सीधे एक्सटेंड करो, ये दोनों ही लाइट रेस कैसी है, पैरेलल है, तो ये एंगल मेरा I है, तो ये एंगल भी मेरा कितना होगा, I ही होगा। ठीक है, तो एंगल्स मुझे यहाँ पे इजिली पता चल गए। अब मैं क्या करूंगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालूंगी। ठीक है, देखो ANW लिखा है मैंने, यानी कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो साइन I अपॉन साइन R1 आ जाएगा। अब लाइट रे कहाँ जा रही है, वाटर से ग्लास में, तो मैं लिखूंगी WNG, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर, साइन R1 अपॉन साइन R2, क्योंकि ये इसके लिए क्या है, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो इसीलिए यहाँ पे साइन R1 आया है। ठीक है, फिर GNA क्यों लिखा मैंने, क्योंकि अब ग्लास से एयर में जा रही है, तो इस बारी मैं ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात नहीं कर रही हूं, एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रही हूं विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, क्योंकि ग्लास से एयर में जा रही है। ठीक है, तो मैंने GNA लिखा। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बना, R2 बना, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन I हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि I है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस केस में, लास्ट में जो बाहर पे निकला है। ठीक है, अब क्या करें भैया, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करा दो, और क्या है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करा दो। अब इन तीनों को जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगी तो देखो क्या होगा, ANW, WNG, GNA, तीनों को मल्टीप्लाई कराओ तो ये कट जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल ये 1 आ जाएगा। अब देखो यहां पे कुछ निकालती हूं मैं, जो है WNG, तो WNG आ जाएगा 1 अपॉन GNA इंटू ANW। ठीक है, यहां पे आओ जरा, अभी मैंने क्या पढ़ा था, 1n2 इक्वल्स टू 1/2n1, ये पढ़ा था। तो अगर मैं 1 अपॉन GNA की बात कर रही हूं, इसको क्या मैं ANG लिख सकती हूं, बिल्कुल लिख सकती हूं, है ना, इसको मैं ANG लिख सकती हूं अपॉन ANW। तो यहां पे जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो यही वाला है। WNG अगर आपको निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, ANG अपॉन ANW करके। ठीक है, समझ में आया, यानी कि अगर एक मीडियम है और एक दूसरा मीडियम है, इस मीडियम के रिस्पेक्ट में इस वाले मीडियम के रिस्पेक्ट में आपको इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो इसका और इसका जो एयर के रिस्पेक्ट में है उन दोनों को डिवाइड कर दो, ऐसे आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत यूज होगा आपका न्यूमेरिकल्स में, तो ये चीज याद रखना। आपका कोई लेंस दे दिया जाएगा, उसको पानी में रख दिया जाएगा, तो लेंस ग्लास का बना हुआ है, ठीक है, तो कभी एयर के रिस्पेक्ट में वो कहेगा, पानी में रख दिया तो अब उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो पानी के रिस्पेक्ट में होगा, तो WNG वहां पे आपको निकालना पड़ेगा, और WNG इस फॉर्मूले से ही निकलेगा। ठीक है, तो चलो ये डेरिवेशन भी हो गया है, एंड आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अपैरेंट डेप्थ तो बहुत ही सिंपल है, हमें पता है जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं पानी में डाल देती हूँ या किसी भी दूसरे मीडियम में डाल दूंगी, ट्रांसपेरेंट मीडियम में, है ना, तो उसकी जो डेप्थ है एक्चुअल में हमें उतनी नहीं दिखती है ना, वो थोड़ा सा उठा हुआ दिखता है, रेज्ड दिखता है। इसी टॉपिक को हम अपैरेंट डेप्थ कहते हैं, कि उसकी जो एक्चुअल डेप्थ है वो नहीं हमें दिख रही है, वो जो डेप्थ है वो कम हो गई है, दैट इज द अपैरेंट डेप्थ। ठीक है, जैसे कि हमें पता है बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं रिफ्रैक्शन के, जो कि हमने यहाँ पे मेंशन करे हुए हैं। सबसे पहले ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हमने क्लास 10th में पढ़ा है, कि हमारे पास जो लाइट रे आ रही होती है वो बार बार बेंड करती है एटमॉस्फेयर से, क्योंकि एटमॉस्फेयर में
जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो चेंज होता जाता है, क्योंकि जो कंडीशंस है जैसे टेम्परेचर वगैरह वो बार बार चेंज होते हैं ना। तो जो मेरे पास लेयर्स है बहुत सारी एटमॉस्फेयर में, उनका जो टेम्परेचर है, उनकी जो कंडीशंस है वो चेंज हो रही हैं, जिसकी वजह से लाइट में बार बार रिफ्रैक्शन होगा। बार बार लाइट में रिफ्रैक्शन होने की वजह से जो स्टार से लाइट आ रही है, ठीक है, एक्सक्यूज मी, उसकी मुझे अपैरेंट पोजीशन देखने को मिलेगी अलग अलग, क्योंकि ये कंडीशन सेम तो नहीं है ना, लेयर्स की जो कंडीशन है वो बार बार चेंज होती जा रही है, तो मुझे अपैरेंट पोजीशन भी अलग अलग देखने को मिलेगी। पोजीशन बार बार चेंज हो रही है, यही तो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो हमें रेज्ड दिखता है, यही तो हमने कहा कि जो अपैरेंट डेप्थ हमें दिखती है वो कम होती है रियल डेप्थ से, मुझे उठी हुई वो चीज दिखती है। जैसे कि यहाँ पे कॉइन तो यहाँ पे है पर मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यही क्या है, अपैरेंट डेप्थ है, ठीक है। देन उसके बाद जो स्टिक अगर मैं रख दूं तो वो क्या कर जाती है, बेंड कर जाती है, आप लोगों ने ये देखा भी होगा। अर्ली सनराइज और डिलेड सनसेट, सन नीचे ही है पर क्या हुआ, इससे लाइट रेज जो है मेरे तक पहले ही पहुंच गई, होराइजन इसने अभी क्रॉस नहीं करा है पर मेरी आंखों तक लाइट रेज पहले ही पहुंच गई है, 2 मिनट पहले ही सनराइज के लाइट रेज हम तक पहुंच जाती है, ठीक है। फिर सूर्यास्त हो गया है, सनसेट हो गया है, सन नीचे चला गया है, स्टिल मुझे 2 मिनट ज्यादा तक ये जो लाइट रेज है दिख रही है, किस वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इफेक्ट्स होते हैं रिफ्रैक्शन के। उसी में से एक क्या है हमारा, हमने कहा उसी में से एक है हमारा अपैरेंट डेप्थ। तो जो भी लिक्विड में मैंने डाला हुआ है उस ऑब्जेक्ट को, ठीक है, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उससे आप डिवाइड कर दो रियल डेप्थ को, आपको आपकी जो अपैरेंट डेप्थ है वो मिल जाएगी, ठीक है। एंड हमने अभी देखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम किसके लिए होगा, वॉयलेट के लिए, ये इसके लिए मैक्सिमम होगा, तो इसकी अपैरेंट डेप्थ क्या होगी, इसकी अपैरेंट डेप्थ सबसे कम होगी, ठीक है। चलो अब आ जाती है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जिसने आईसीएसई से क्लास 10th नहीं करा है उसने टॉपिक नहीं पढ़ा होगा तो अच्छे से सुन लो। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसमें होता क्या है, तो यहाँ पे मैं डायग्राम कुछ बना रही हूँ, अच्छे तरीके से देखना और समझना, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, देखो ये डेंस मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, ठीक है। डेंस से रेयर पे लाइट रे जा रही है, आपको पता है डेंस से रेयर पे जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चले जाती है, हमने देख लिया अभी, है ना। तो ये मेरे पास एंगल आई होगा, ये मेरे पास एंगल आर होगा, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, मैंने क्या करा, मैंने ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा रख दिया जिसके लिए, देखो अगर आप इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाओगे तो ये भी इधर इधर जाती जाएगी ना। आपने एक ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस पे इसको रख दिया जिसके लिए लाइट रे ऐसी चली गई, देखो अलोंग दिस सरफेस चले गई, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बन गया बताओ, 90 डिग्री का। ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या कहते हैं, ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम आईसी कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। और ये क्रिटिकल एंगल की बात मैं तभी करती हूं जब लाइट रे डेंस से रेयर मीडियम में जा रही है, हमेशा याद रखना। अब मैंने क्या करा, मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस इस आईसी से भी बड़ा ले लिया, इस क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा मैंने एक एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लिया, तो क्या होगा, तो लाइट रे उसी मीडियम में क्या करेगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। इसी प्रोसेस को, इसी फिनोमिना को हम कहते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ में आई बात। अब देखो ये पहला मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है, ठीक है। लाइट रे कहां से जा रही है, दूसरे से पहले पे ना, तो मैं क्या लिखूंगी, 2n1 में लिखूंगी। क्या हो जाएगा, साइन आई कितना है, मैंने कहा IC है, अपॉन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, मैंने कहा 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2n1 साइन 90 तो 1 होता है, तो ये आ जाएगा साइन IC। अभी मैंने फॉर्मूले से पढ़ा कि ये क्या होता है, 1/1n2, तो ये फॉर्मूला आ गया, यानी कि मेरा जो क्रिटिकल एंगल है और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उनमें भी इनवर्स रिलेशन है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कम हो जाएगी, बस, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो TIR आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कंडीशन क्या है, पहली बात तो डेंस मीडियम से रेयर में लाइट रे जानी चाहिए, दूसरा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, ये दो हमारे पास कंडीशन होती है। और क्रिटिकल एंगल क्या है, एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि बनता है डेंसर मीडियम में, जिसके लिए जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो 90 डिग्री का होगा, ठीक है। समझ में आया। चलो, तो ये डायग्राम्स मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। TIR के कुछ एप्लीकेशंस होते हैं,
जो डायमंड इतना स्पार्कल कर रहा है, इतना चमक रहा है, किस वजह से हो रहा है? तो वो TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही हो रहा है। देखो जो डायमंड है ना, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बहुत ज्यादा है। अभी मैंने देखा इनवर्स रिलेशन है ना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा, उसके लिए क्रिटिकल एंगल बहुत कम। तो इसके लिए क्रिटिकल एंगल बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट 24 डिग्री। तो जब कोई लाइट रे डायमंड से बाहर जाना चाह रही है तो वो इंसिडेंट होती है इस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे ही, तो वो बाहर तो जा ही नहीं पाएगी, वो टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी कि अंदर ही रह जाएगी। ठीक है, अब वो अंदर ही रह गई, फिर दूसरी जगह पे वो इंसिडेंट हुई, फिर वही हुआ उसके साथ, बेचारी फिर से क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे इंसिडेंट हो गई, फिर बाहर नहीं जा पाई। ऐसे करते करते वो अंदर ही टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट हो पाई। बट कुछ ऐसे कोने हैं यहाँ पे, इन कोनों से ये निकल सकती है बाहर। तो अगर वो लाइट रे यहां पे आके इंसिडेंट हो गई, वो यहां पे आके इंसिडेंट हुई, यहां से अब वो बाहर आ सकती है, यहां से अब वो बाहर चले गई, तो सिर्फ कुछ ही कोनों से लाइट बाहर आ पा रही है ना, इसीलिए जो इंटेंसिटी है, जो चमक है, वो बहुत ज्यादा है, जो स्पार्कलिंग हो रही है वो बहुत ज्यादा हो रही है। क्यों? क्योंकि इतने बारी वो टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट हो गई ना, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में याद रखना कभी भी एनर्जी का लॉस नहीं होता है, नेग्लिजिबल एनर्जी लॉस होता है, हम ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, फाइनली जब वो बाहर आई ना तो बहुत ही ज्यादा चमक के साथ आई। ठीक है, तो यही है हमारा स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। लाइट एंटरिंग द डायमंड कैन नॉट एस्केप। क्यों भैया? क्योंकि एंगल हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा आ रहा है, बार बार उसमें TIR होता है, जिसकी वजह से फाइनली जब किसी कोने से वो बाहर आती है तो वो बहुत ही ब्राइटली शाइन करती है। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर। तो जो हमारे ऑप्टिकल फाइबर हैं उसमें भी TIR हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया TIR में नेग्लिजिबल एनर्जी लॉस होता है। तो अगर हम लोगों को लाइट को ट्रांसफर कराना है, ठीक है, तो लाइट हमारी ट्रांसफर हो रही है, या कोई भी रेडिएशन है, रेडिएशन को अगर मैं ट्रांसफर करा रही हूं तो बार बार TIR होता रहेगा। देखो यहाँ पे बाहर नहीं जा पाई, TIR हो गया, बाहर नहीं जा पाई, TIR हो गया, तो अंदर बार बार क्या हो रहा है? TIR, एंड TIR की वजह से क्या हो रहा है? एनर्जी लॉस हो नहीं रहा है। लंबे डिस्टेंसेस तक इजिली हम इस लाइट को, इस रेडिएशन को ट्रांसफर कर पा रहे हैं विदाउट एनी लॉस। ठीक है, इंटरनेट केबल्स में हम इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं, वाईफाई वगैरह अगर घर में लगा है तो आपने ऑप्टिकल फाइबर के बारे में सुना ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो आउटर कवरिंग होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, जो अंदर वाली हमारी कवरिंग है, आपको दो देखने को मिल रही है ना, एक देखो ये बाहर वाली है, एक ये अंदर वाली है। जो बाहर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रखते हैं, अंदर वाली जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ज्यादा रखते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं मिराज पे। मिराज, मृग तृष्णा कहते हैं इसको हम लोग हिंदी में। तो मिराज क्या है? आप लोगों ने सुना होगा कि डेजर्ट में जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि पानी है, पर जैसे ही उसके पास जाते हैं तो वहां कोई पानी होता ही नहीं है ना, ये सब आप लोगों ने सुना हुआ है। तो ये TIR की वजह से ही हो रहा है, फिजिक्स इसका एक्सप्लेनेशन देती है। तो होता क्या है, देखो ऊपर हमारे पास ठंडी हवा है, नीचे गर्म है, ऊपर डेंस है, नीचे हमारे पास रेयर है। लाइट रे एक पेड़ से, देखो हमेशा जो ये फिनोमेना हो रहा है ना मिराज का, ये वहीं पे होगा जहां कोई पेड़ है, क्योंकि पेड़ की उल्टी इमेज मुझे देखने को मिल रही है, पेड़ की उल्टी इमेज मुझे देखने को मिल रही है, तो मुझे ऐसा लगेगा ना कि वहां पानी है, क्योंकि ऐसे ही तो होता है, जहां पे पानी है वहीं पे तो उल्टी इमेज मुझे दिखती है यूजुअली, है ना। तो मुझे ऐसा लगेगा यार वहां पानी है, जैसे जैसे मैं भागते भागते जाऊंगी, पर वहां पानी होगा ही नहीं। ठीक है, तो क्या हुआ, देखो डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट आ रही है, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ये पेड़ बड़ा है ऑब्वियसली, मेरे हाइट से तो बहुत ज्यादा होगा, तो यहाँ से लाइट रे आ रही है डेंस से रेयर की तरफ, मेरी आंखों पे पड़ेगी। अब होगा क्या, डेंस से रेयर पे आ रही है, अगर जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया तो लाइट रे टोटल इंटरनली क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये लाइट रे मुझे ऐसा लगेगा कि कहां से आ रही है? यहां से आ रही है, यानी कि मुझे इसकी उल्टी इमेज दिख जाएगी। इसकी उल्टी इमेज दिख गई तो यही तो क्या है? मिराज है। ऐसा ही फिनोमेना ठंडी जगहों में भी होता है, कोल्ड प्लेसेस में, लूमिंग इसको कहते हैं, ये भी आपने टीवी वगैरह में देखा होगा। इसमें क्या होता है, ठंडी जगहों में जो हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, बोट वगैरह है, वो उल्टी दिखती है ऊपर। यहाँ पे क्या हो रहा था? उल्टी दिख रही थी नीचे, यहाँ पे क्या होगा? उल्टी दिखेगी ऊपर। क्यों भैया? क्योंकि यहाँ पे उल्टा हो गया। यहाँ पे क्या था? ऊपर डेंसर था, नीचे रेयरर था। यहाँ पे ऊपर रेयरर हो जाएगा, नीचे हमारा डेंसर हो जाएगा। तो डेंस से रेयर पे लाइट रे जा रही होगी। अब डेंस से रेयर पे अगर लाइट रे जा रही है तो क्या होगा भैया? उसका TIR हो जाएगा। ठीक है, डेंस से रेयर पे जा रही है, जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा तो TIR हो गया,
तो यानी कि आपको वहां पे उसकी उल्टी इमेज दिख जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर अ स्फेरिकल सरफेस। अभी तक तो बेसिक बातें थी, थ्योरी थी, अब मुद्दे पे आ गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस अब हम करने वाले हैं, तो अच्छे तरीके से पूरा डेरिवेशन देखना। सबसे पहले डायग्राम समझो। कोई भी डेरिवेशन को समझने से पहले आपको डायग्राम पता होना चाहिए। डायग्राम पता है तो कुछ स्टेप भूल भी जाओ ना तो देखते देखते डायग्राम को खुद ही याद आ जाता है। देखो क्या है, यहाँ पे हम एक कॉनकेव सरफेस के लिए जो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला है वो निकाल रहे हैं। तो ये मेरा एक कॉनकेव सरफेस है। लाइट रे, देखो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, लाइट रे जा रही है कहां से, रेयर से डेंस में। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने n लिया हुआ है। ठीक है, ये एक मीडियम है और दूसरा, इसका n1 होगा, इसका n2 होगा। ये सब हम लोगों को ऑलरेडी पता है। ठीक है, अब लाइट रे यहां से यहां गई तो हमें पता है रिफ्रैक्ट हो जाएगी, तो ये देखो रिफ्रैक्ट हो गई। अब क्या होगा, रिफ्रैक्ट तो ये हुई, तो इसकी वजह से मुझे इमेज कहां पे देखने को मिलेगी, तो मुझे इमेज यहां पे देखने को मिलेगी, क्योंकि ये तो भैया डाइवर्ज हो रही है, तो मैं इसको बैकवर्ड्स एक्सटेंड करा तो मुझे यहां पे मिली ये प्रिंसिपल एक्सिस पे। ठीक है, अब आपको पता है ये है मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर एज अ नॉर्मल एक्ट करेगा, मतलब इससे जो भी लाइन पास करेगी वो एज अ नॉर्मल एक्ट करती है। ठीक है जी, तो ये एक लाइन मैंने यहाँ पे बना दी। तो यहाँ पे कुछ एंगल्स हमने बना दिए हैं। देखो, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन जा रही है नॉर्मल वाली, वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है। इमेज से जो रे जा रही है, ठीक है, वो बीटा एंगल बना रही है। ऑब्जेक्ट से जो रे जा रही है वो थीटा एंगल बना रही है। कुछ भी ले सकते हो, अल्फा बीटा गामा भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, यहाँ थीटा लिया है, आप गामा ले लो, कुछ भी ले सकते हो। फिर देखो ये पी क्या है, मेरा पोल है। अब हमने एक पॉइंट ले लिया है, यहां पे से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा है। इस पॉइंट को मान लो एम ले लो, कुछ भी ले सकते हो। तो हम कहेंगे एम और पी बहुत ही ज्यादा नजदीक है, तो हम क्या करेंगे, मुझे एस एम लेना होगा, तो मैं उसी को एसपी कंसिडर करूंगी। ठीक है, बेसिकली सीएम अगर मुझे डिस्टेंस लेना है तो उसी को मैं सीपी कंसिडर करूंगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग चीजें करने वाले हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, एम और पी बहुत नजदीक है, तो हम उसको एक ही पॉइंट ऑलमोस्ट कंसिडर कर दे रहे हैं। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, अब पोल और जो मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, आर होती है, तो ये मैंने आर ले लिया। इमेज और पोल कितना होता है, इमेज डिस्टेंस वी, ऑब्जेक्ट और पोल कितना होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू। तो पूरा डायग्राम आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या किया, स्नेल्स लॉ लगा दिया। जो हमारा लॉ होता है ये वाला, इसी को हम क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। तो स्नेल्स लॉ मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो 1 and 2 आ गया साइन आई अपॉन साइन आर के इक्वल। अगर हमारा जो एंगल है ना वो बहुत ही छोटा होगा, अगर जो एंगल है वो हमारे पास बहुत ही छोटा होता है, तो जो साइन आई होता है उसको हम ऑलमोस्ट आई के इक्वल ले लेते हैं। इवन जो टैन होता है ना, टैन ऑफ एनी एंगल, वो भी हम ऑलमोस्ट उसी एंगल के इक्वल ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वही करा, इसके बदले हमने आई अपॉन आर लिख दिया। अब 1 and 2 मैंने आपको बताया था, इसको मैं n2 अपॉन n1 भी लिख सकती हूँ। यहाँ पे 0 भी लिख सकते हो, नहीं लिखोगे दैट इज ऑल्सो फाइन। इसको मैं n2 अपॉन n1 भी लिख सकती हूँ। तो n2 अपॉन n1 इक्वल्स टू आई इंटू आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो n2 इंटू आर इक्वल्स टू n1 इंटू आई आ गया। ठीक है, अब देखो एक ट्राइंगल की मेरे पास प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई भी एक्सटीरियर एंगल है यहाँ पे, तो ये दो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल आता है। तो यहाँ पे वही चीज हम करने वाले हैं। देखो क्या हुआ, सबसे पहली बात यहाँ पे दो और एंगल्स बन रहे हैं ना। देखो ऑब्जेक्ट जो बना रहा है किसके साथ, इस नॉर्मल के साथ, यही है ना इसका नॉर्मल, वो कितना होगा आई, तो ये पूरा एंगल क्या है, आई है। ठीक है, फिर जो इमेज बना रहा है इस नॉर्मल के साथ वो क्या होगा, आर, तो ये एंगल क्या है, आर है। अब आप इस वाले ट्राइंगल पे आ जाओ, एस आई सी, अल्फा क्या है इसका, एक्सटीरियर एंगल ना, और इसमें अंदर दो इंटीरियर एंगल कौन से हैं, आर और बीटा। तो अल्फा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आर प्लस बीटा। बड़े वाले ट्राइंगल पे आ जाओ, एस ओ सी, तो यहाँ पे अल्फा इक्वल्स टू ये इंटीरियर एंगल है बड़ा वाला क्या है, आई, और ये एंगल क्या है, थीटा। तो अल्फा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आई प्लस थीटा। आएगा कि नहीं, समझ में आया। दो ट्राइंगल्स हमने ले लिए हैं, वहां से मैंने ये वैल्यू निकाल दी है। अब यहाँ पे देखो आर और आई की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। आर क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा पुट कर दिया। देन हमारे पास आई कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस थीटा पुट कर दिया। इसको सॉल्व करो, ठीक है, n2 अल्फा माइनस n2 बीटा इक्वल्स टू n1 अल्फा माइनस n1 थीटा। अब अल्फा को एक साथ ले लो, ठीक है, अल्फा को मैंने इधर ले लिया एक साथ, ये n2 बीटा उधर चले जाएगा और यहाँ पे माइनस n1 थीटा ऑलरेडी था। अब देखो अल्फा बीटा थीटा ये मुझे निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालूंगी, इनका टैन ले लूंगी मैं,
मैंने आपको क्या कहा, tan थीटा भी ऑलमोस्ट थीटा के इक्वल होता है। अगर मैं tan अल्फा निकालूं, सबसे पहले tan अल्फा कितना होगा बताओ, ये डिस्टेंस अपॉन ये डिस्टेंस। तो मैंने कहा ये पूरा डिस्टेंस, इसको कुछ भी ले लो, ये मैं h ले लेती हूँ, h हाइट ले लो, इसको कुछ भी ले सकते हो आप इसको, ठीक है, इसको h ले लेते हैं, हमारी मर्जी है, कुछ भी ले सकते हैं। तो मुझे क्या चाहिए है, मैं क्या ले रही हूँ, cm ले रही हूँ, पर मैंने कहा m और p तो बहुत पास है, तो हम ये भी कह सकते हैं दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, तो यानी कि cm और cp ऑलमोस्ट इक्वल है। तो ये जो मुझे cm चाहिए है, ठीक है, tan अल्फा देखो क्या होगा, sm अपॉन cm, आपको पता है ना, sm को तो मैंने h ले लिया और cm ही cp है ऐसा मैं कंसिडर कर रही हूं, और cp कितना है, r है ना, तो यहाँ पे r पुट कर दूं। बट आपको साइन कन्वेंशन यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ये डिस्टेंस कैसा है लेफ्ट हैंड साइड को, तो यहाँ पे माइनस r आ जाएगा, और मैंने कहा tan अल्फा ही अल्फा के इक्वल होगा, तो अल्फा मुझे मिल गया, कितना आएगा, अल्फा माइनस h अपॉन r। सेम चीज आप बीटा और थीटा के साथ करो, खुद करो, एक बार ट्राई करो, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हमने तो ऑलरेडी निकाल रखा है, देखो ये और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। साइन कन्वेंशन हमें कंसिडर करना है, तीनों ही जो हमारे डिस्टेंसेस हैं कहाँ आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को, इसीलिए मैंने नेगेटिव लिए हुए हैं, ठीक है। अब क्या करो, बस यहाँ पे अल्फा बीटा थीटा की वैल्यू आप लोग पुट कर दो। जब आप लोग यहाँ पे पुट करोगे तो देखो ये माइनस माइनस ऑलरेडी यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस साइन आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे से हमने क्या करा, h को कॉमन ले लिया, h को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना आ गया, देखो n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u यहाँ पे आ गया है, ठीक है। माइनस साइन भी कैंसिल कर दिया है बेसिकली, ठीक है। देखो यहाँ पे माइनस साइन था ना, तो यहाँ पे क्या करा, यहाँ पर से भी माइनस कॉमन ले लिया है। बेसिकली मैंने माइनस साइन कॉमन लिया तो क्या होगा, माइनस h कॉमन ले लिया, ठीक है। तो n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u हो जाएगा ना, और ये माइनस h से ये वाला माइनस h कैंसिल कर दिया है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये चीज हमने करी, h से h यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो n2 माइनस n1 अपॉन r इक्वल्स टू n2 बाई v माइनस n1 अपॉन u, यही है हमारा फॉर्मूला। अगर आप पूरी ही इक्वेशन को n1 से डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा n2 अपॉन n1, यहाँ पे n1 कैंसिल हो जाएगा, ये n2 अपॉन n1 बन जाएगा, यहाँ पे n1 और n1 कैंसिल हो जाएंगे। तो ये कितना होता है, n होता है ना, तो यहाँ पे n माइनस 1 आ गया, यहाँ पे n आ गया, तो n बाई वी माइनस 1 बाई यू। तो ये हमारा फॉर्मूला है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, डिफिकल्ट कुछ नहीं है। अगेन मैं बता रही हूँ, सिर्फ सबसे पहले ये जो डायग्राम है इसको याद करो कि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लाइट रे जा रही है, रिफ्रैक्ट हो जा रही है, उसी लाइट रे को पीछे आप जोड़ दो तो आपकी इमेज आपको मिल गई है, ठीक है। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमें पता है एक नॉर्मल जाता है, तो हमने पहले एंगल आई लोकेट करा, एंगल आर लोकेट करा, फिर हमने कहा ये तीन एंगल बना रहे हैं, एक तो ये नॉर्मल, एक ये मेरी इंसिडेंट रे, और ये क्या है, मेरी रिफ्रैक्टेड रे है ना। तो इंसिडेंट रे बना रही है थीटा एंगल, रिफ्रैक्टेड रे बना रही है बीटा, और अल्फा नॉर्मल बना रही है, कह दिया मैंने। तो ये तीन एंगल बन गए, इनका टैन निकाल दिए, टैन ही उन्हीं एंगल के इक्वल आएंगे। फिर मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे साइन आई को ही आई ले लिया, है ना, साइन आर को ही आर ले लिया। फिर हमने कुछ ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज करी है, एंड कुछ ना कुछ करके हमने ये फाइनल डेरिवेशन इसका कर लिया है, ठीक है। तो आई होप यार ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आ जाते हैं अगले पे, विच इज द लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर्स फॉर्मूला हमारे पास कैसे आएगा, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लेंस मेकर्स फॉर्मूला का हम डेरिवेशन कर रहे हैं ना, ये हम एक थिन लेंस के लिए ही कर रहे हैं, ठीक है। तो थिन लेंस के लिए हम क्या करते हैं, इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस होगी t, इसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है, निग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि हम थिन लेंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ना, एक ये वाला है, एक ये वाला है। इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, C1, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 आ गया। इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, C2, क्योंकि ये सेकेंड सरफेस है, देखो ये S1 सरफेस है, ये S2 है। दूसरे वाले के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर यहीं पे आएगा, तो ये इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 हो गई, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट से लाइट रे गई, बेंड हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई, ठीक है। अब अगर मैं सिर्फ पहले वाले सरफेस को कंसिडर करूं तो ये लाइट यहां पे आनी चाहिए थी, ठीक है, ये लाइट यहां पे आनी चाहिए थी, यानी कि इमेज कहां पे बननी चाहिए थी, I1 पे, ठीक है, I1 पे बननी चाहिए थी अगर सिर्फ पहला सरफेस होता, पर सिर्फ पहला सरफेस तो है नहीं, दूसरा सरफेस भी तो है ना। ये कैसा सरफेस है, ये है मेरा कॉन्वेक्स, ये कैसा सरफेस है, ये है मेरा कॉनकेव। तो यहाँ पे दो सरफेस हैं। अब दूसरे वाले ने क्या करा भाई, ये इसको पास को ले आया, ठीक है, ये उधर को जा रही थी, ये इसने क्या करा, ये इसको पास को ले आया,
ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल इमेज मुझे यहाँ पे मिली है आई पे, ठीक है। तो मेरे पास कुछ डिस्टेंसेस होंगे। सबसे पहली बात, ये लेंस से मैंने u डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। v1 क्या है, जहां पे हमारी जो पहली इमेज बननी चाहिए थी, जो पॉइंट है ना, उससे डिस्टेंस v1 ले लिया है। जहां पे एक्चुअल में बनी है इमेज, उस डिस्टेंस को हमने v ले लिया है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले देखो S1 सरफेस की बात कर लेते हैं। ये वाला जो हमने सरफेस के लिए फॉर्मूला यूज करा था ना, यही हम यूज करेंगे। और ये हम कैसे यूज कर रहे हैं, ये वाला यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसको मैं जरा ये मिटा देती हूँ, आपको कंफ्यूजन होगी। तो ये वाला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, देख लो, n2 माइनस n1 वाला। μ1 μ2 भी आप ले सकते हो, आपकी मर्जी है। n1 क्या है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n2 क्या है, उस लेंस का, बाहर भी एयर है तो यहाँ पे भी n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। n2 माइनस n1 अपॉन r1 इक्वल्स टू n2 अपॉन v1। क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि पहले सरफेस की वजह से कहाँ पे बन रही है, बताओ कहाँ पे बन रही है इमेज, v1 डिस्टेंस पे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या आया, v1। चलो दूसरे सरफेस के लिए देखो, यहाँ पे मैंने n1 माइनस n2 क्यों लिख दिया, बताओ n1 माइनस n2 क्यों लिख दिया। फॉर्मूला तो n2 माइनस n1 होता है ना, क्योंकि जब मैं S2 सरफेस की बात कर रही हूं यहाँ की, यहाँ पे क्या हो रहा है, n2 से n1 पे लाइट रे जा रही है ना, n2 से n1 पे जाएगी, तो जहां से जहां जाएगी उसको हम पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे n1 माइनस n2 लिख दिया, अपॉन उसके लिए रेडियस r2 है। यहाँ पे अगेन देखो, यहाँ पे क्या आ रहा था n2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n1 आ जाएगा, अपॉन v, क्योंकि हमें तो इमेज डिस्टेंस लेना है। ये जो यहाँ पे इमेज बनी है ना, ये एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट एक्ट करेगी, किसके लिए, इस S2 सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रही है। इसको फर्दर ये क्या कर रहा है, इसकी इमेज बना रहा है, इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की इमेज बना रहा है मेरा S2 सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये n2 आ गया, और ये क्या था, इमेज डिस्टेंस ना। तो मैंने कहा सेकेंड सरफेस के लिए इमेज डिस्टेंस कितनी होगी, v1 होगी। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया v1। दोनों ही इक्वेशंस को जोड़ दो, ऐड करा दो आप, ठीक है। तो देखो n2 माइनस n1 अपॉन r1 प्लस n1 माइनस n2 अपॉन r2 इक्वल्स टू, देखो ये दोनों कट जाएंगे कि नहीं, बिल्कुल कट जाएंगे, ठीक है। वैसे तो हम यहाँ पे टी जो थिकनेस है ना उसको भी कंसिडर करते हैं, बट हम नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमने माना है ये एक थिन लेंस है, तो टी हमने कंसिडर ही नहीं करा, ठीक है। बहुत सारे डेरिवेशंस में यहाँ पे v1 माइनस टी भी लिखा होगा। क्यों लिखा होगा, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, थिकनेस को भी कंसिडर करते हैं, ठीक है। हमने पहले ही नहीं कंसिडर करी, क्योंकि ये थिन लेंस ही है। फिर देखो यहाँ क्या आ जाएगा, n1 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन यू। यहाँ पे मैं माइनस साइन अगर बाहर ले लूं तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये क्या आ गया, n2 माइनस n1 ही आ गया ना। तो n2 माइनस n1 को बाहर ले लेते हैं, ये 1/r1 माइनस 1/r2 हो जाएगा, और ये n1 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u। अब पूरी इक्वेशन को अगर मैं n1 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे n2 अपॉन n1 आ जाएगा, जो कि n होता है। यहाँ पे n1 अपॉन n1 आ जाएगा, जो कि 1 होता है, ठीक है, इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, ठीक है, इक्वल्स टू, यहाँ पे n1 कैंसिल हो जाएंगे, 1/v माइनस 1/u आ जाएगा। और ये क्या है, ये हमारे इस पूरे लेंस की फोकल लेंथ है ना। बेसिकली दिस विल बी इक्वल टू 1/f, क्योंकि हमारा फॉर्मूला तो यही होता है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस मेकर्स नहीं, जो लेंस फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है वो तो हमें यही बताता है, अभी तो हमने पढ़ा था, है ना। देखो इधर पे आ जाओ, अभी हमने लेंस फॉर्मूला पढ़ा, अरे भाई कहाँ गया, गायब हो गया, ये रहा। अभी हमने लेंस फॉर्मूला पढ़ा, वो तो हमको यही बताता है कि 1/f तो ये होता है ना। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला के डेरिवेशन के लिए मैं इस चीज का यूज कर सकती हूं, तो मैंने कर लिया, ठीक है। तो देखो हमने यही करा है, यहाँ पे यही तो 1/f के इक्वल होगा, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। तो ये है मेरा लेंस मेकर्स फॉर्मूला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स यहाँ पर से बनते हैं, तो आपको ये बेसिक चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक चीज मुझे पता चल रही है यहाँ पर से, जो कि मुझे साफ साफ दिख भी रही है। क्या दिख रहा है बताओ, 1/f इक्वल्स टू n माइनस 1, यानी कि 1/f इनवर्सली प्रोपोर्शनल है n के, या फिर n इनवर्सली प्रोपोर्शनल है f के, है ना। 1/f नहीं, सॉरी, 1/f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n के, विच मीन्स f और n का इनवर्स रिलेशन है। ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू घटेगी, है ना। यानी कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा, जो कि वॉयलेट का होता है, उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, उसकी फोकल लेंथ सबसे कम होगी, यस, वॉयलेट के लिए, ठीक है। रेड की अगर मैं बात करूंगी तो रेड के लिए ये वैल्यू लीस्ट होती है ना, तो ये वैल्यू क्या होगी, उसकी मैक्स होगी,
ठीक है, चलो समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। देखो ये जो डेरिवेशंस है ना, मेन मुद्दा यही है कि आप लोगों को रिटन प्रैक्टिस करनी है। सारा डेरिवेशन करके तो मैंने खुद दिखा दिया है और नोट्स में भी मेंशन्ड है, बट आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। चलो, देन रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब आप लोगों ने देखा होगा क्या है, बेसिकली ऊपर भी ग्लास है, नीचे भी ग्लास है, बीच में पूरा ग्लास है वो, ठीक है। बस यही तो ग्लास स्लैब होता है, बस और कुछ नहीं। तो इसमें होता क्या है तो आपको पता है भाई, यहाँ पे 2 बारी रिफ्रैक्शन होगा, एक बारी इस वाले सरफेस पे, एक बारी इस वाले सरफेस पे। यहाँ पे ये रेयर से डेंस में जा रहा है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइट रे आ गई, यहाँ पे डेंस से रेयर जा रहा है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल आ गई। इस रे को क्या कहते हैं, इमर्जेंट रे कहते हैं। ये जो एक्चुअल पाथ होता है इस इंसिडेंट रे का और ये जो इमर्जेंट रे है ये आपस में पैरेलल होती हैं, ये हमको पता है ना। इसीलिए ये एंगल भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। यहाँ पे जो शिफ्ट होती है या जो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है एक्चुअल पाथ से, उसको हम क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, लेटरल शिफ्ट भी इसको हम कह सकते हैं। अब आप एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब कह दो या फिर एक प्लेन ग्लास प्लेट कह दो, दोनों ही सेम चीज है। तो इसकी जो पावर होती है कितनी है, 0 होती है इसकी पावर, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे R1 और R2 क्या होते हैं, आपस में इक्वल। अभी मैंने फॉर्मूला क्या देखा, मेरा फॉर्मूला था 1/f इक्वल्स टू n-1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। तो प्लेन ग्लास प्लेट या फिर आप कह दो ग्लास स्लैब के लिए R1 R2 इक्वल है। तो यहाँ पे जब आप पुट करोगे ना तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये कैंसिल हो गया, तो ये ओवरऑल वैल्यू 0 आ गई। 1/f क्या होता है, पावर, तो पावर 0 हो गई। पावर अगर 0 हो गई तो फोकल लेंथ कितनी, 1/0, यानी कि इनफाइनाइट। प्लेन ग्लास प्लेट की या फिर प्लेन ग्लास स्लैब की अगर मैं बात कर रही हूं तो पावर 0 है, यानी कि ये कन्वर्ज या डाइवर्ज नहीं कर रहा है। फोकल लेंथ यानी कि इसकी इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया। चलो, अब 2 थिन लेंस को अगर मैं कांटेक्ट में रखूं तो क्या चीज होगी, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल है, जो हम उधर पे देख रहे हैं ना वही चीज है। यहाँ पे भी एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह एक इमेज एक्ट करनी शुरू कर देगी। देखो पहले लेंस की बात करते हैं, तो जो पहला लेंस है वो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट से लाइट रे आई, यहाँ पे इसने क्या कर दिया, एक वर्चुअल इमेज बना दी यहाँ पे, ठीक है, एक यहाँ पे इमेज बन गए, बेसिकली वर्चुअल इमेज नहीं कहेंगे, एक इमेज बना दी इसने, पहले वाले लेंस ने, ठीक है। तो ये इमेज I1 यहाँ पे बन गई, बट ये दूसरा लेंस भी तो है, तो ये दूसरा लेंस क्या करेगा, ये दूसरे लेंस के लिए ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगी, है ना। तो ये क्या कराएगा, ये फर्दर इसको रिफ्रैक्ट करा देगा और फाइनल इमेज मुझे कहां पे मिल जाएगी, यहां पे मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से डिस्टेंस हम वापस से देखेंगे, ये मेरा u होगा, ये v है विच इज द फाइनल डिस्टेंस, और ये हम v डैश ले लेंगे, जैसे वहां पे v1 लिया था यहाँ v डैश, v1 भी आप लोग ले सकते हो, ठीक है। तो सेम वही चीज करनी है, यहाँ पे फॉर्मूला बस हमारा कौन सा लग जाएगा, जो नॉर्मल हमारा लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u वाला। तो L1 लेंस के लिए जो इमेज डिस्टेंस है वो कितना है, इमेज पहले लेंस की वजह से कहां बन रही है, यहाँ पे, तो v डैश आ गया माइनस 1/u। L2 के लिए v डैश हमने कहा वर्चुअल डिस्टेंस होगा फॉर द ऑब्जेक्ट, है ना, क्योंकि वर्चुअल ऑब्जेक्ट I1 पे बन रहा है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा v डैश। तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, दोनों को जोड़ दो, दोनों को ऐड करा दो, तो ये कट जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा 1/v माइनस 1/u, यही किसके इक्वल होता है, 1/f। तो अगर हम 2 थिन लेंसेज को कांटेक्ट में रख रहे हैं ना, तो आपको ये चीज याद रखनी है, 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। पावर क्या होती है, यानी कि पावर हम दोनों की जोड़ देंगे, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है, आपको पता है अगर मैं कॉन्वेक्स की बात करूंगी तो उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो पावर भी पॉजिटिव, कॉनकेव की जब मैं बात करती हूँ तो फोकल लेंथ उसकी नेगेटिव होती है तो उसकी पावर भी नेगेटिव, है ना। उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे हम चेंजेस करेंगे और देखेंगे कि ओवरऑल 2 का कॉम्बिनेशन करके मुझे जो भी फाइनल लेंस मिल रहा है, ठीक है, तो वो कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है। जब ये फाइनल f की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव है या पॉजिटिव, उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे इन द न्यूमेरिकल्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अच्छा ये वाली चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से सुनना। अभी जो मैं आपको बता रही थी ना WNG करना है, न्यूमेरिकल में आएगा, वही चीज मैं यहाँ पे वापस एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लेंस को एयर में रखा हुआ है तो ये जो फॉर्मूला है ये क्या आ जाएगा, देखो जो अभी हमने फॉर्मूला देखा ये वाला ना, यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का, ग्लास सही तो बना होगा ना लेंस, है ना,
तो ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर। पर अगर मैंने इस लेंस को पानी में रख दिया तो अब पानी के रिस्पेक्ट में मैं देख रही हूंगी उस ग्लास या उस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो WNG यहां पे लिखूंगी मैं। बहुत सारे बच्चे यहां पे जो वैल्यू दी रहती है पानी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वही पुट कर देते हैं, विच इज रॉन्ग, क्योंकि यहां पे आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। कौन सा? यहां पे आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ANG/ANW वाला, ठीक है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे पुट करी है। देखो दोनों को अगर मैं रेसिप्रोकेट कर दूं, कई बार आता है ये क्वेश्चन कि इन दोनों में रेशियो निकालो, इन दोनों में ही क्या फोकल लेंथ होगी। तो दोनों का अगर आप रेशियो निकालोगे तो FW ऊपर आ जाएगा, FA नीचे आ जाएगा, इस तरीके से आप निकालोगे। WNG क्या होता है? ANG/ANW होता है। ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत करना, ठीक है। चलो अब अगर ऐसा हो जाए कि मेरे पास ये जो ANG है और ये जो ANW है ये आपस में इक्वल हो जाएं, तो क्या होगा? यानी कि जो लिक्विड में मैं डाल रही हूं उस लेंस को, उस लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और जो ग्लास है यानी कि जो मेरा लेंस है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अगर दोनों आपस में इक्वल हो जाएं तो क्या होगा? तो हमने कहा ये फॉर्मूला ANG/ANW था ना, तो यहां पे मैंने कहा दोनों वैल्यू सेम हो गई है, तो इसके बदले भी मैंने ANG पुट कर दिया, तो ये सेम है। तो यहां पे कैंसिल हो गए ना, ये कैंसिल हो गए, तो यहां पे ओवरऑल वैल्यू 1 - 1 0 आ गई, यानी कि इसके लिए जो पावर है वो 0 है। तो फोकल लेंथ कितनी होगी भैया? इनफाइनाइट होगी। तो अगर ऐसा कुछ केस हो रहा है, यानी कि जो मेरा लिक्विड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो मेरा लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपस में इक्वल आ रहे हैं, तो उस केस में ये एक प्लेन ग्लास प्लेट की तरह बिहेव करने लगेगा, ठीक है। प्लेन ग्लास प्लेट के लिए आपको पता है, अभी हमने देखा पावर 0 है, क्योंकि ना ये लाइट रेस को कन्वर्ज कर रहा है ना ये लाइट रेस को डाइवर्ज करेगा, ठीक है। एंड इस केस में क्या होगा? ये ऑलमोस्ट इनविजिबल हो जाएगा लिक्विड में। क्यों? क्योंकि भैया दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है ना, तो ये लिक्विड में ब्लेंड कर जाएगा, हमको दिखेगा ही नहीं कि अंदर कुछ लेंस रखा भी हुआ है। आपने रियल लाइफ में भी इसको बहुत बारी देखा होगा, नोट करा होगा कि कुछ आप डाल रहे हो पर वो इनविजिबल सा लग रहा है, बट वहां पे एक्चुअल में है। क्यों हमें इनविजिबल लग रहा है? क्योंकि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? सेम है। तो वो जो भी हमारा लेंस है वो ब्लेंड कर जा रहा है, ठीक है, वो ब्लेंड कर जा रहा है लिक्विड में, तो मुझे दिख नहीं रहा है, मेरे को दिख ही नहीं रहा है, इनविजिबल सा हो जा रहा है वो, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आ सकता है MCQ में। नेक्स्ट, अगर पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? देखो यूजुअली क्या होता है, पानी का कम होता है, ग्लास का ज्यादा होता है, ये हमें पता है। अगर ऐसा कोई लिक्विड में ले लूं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है लेंस से, तो क्या होगा उस केस में? तो उस केस में देखो यहां पे हमने कहा WNG आता है, विच इज ANG/ANW। तो मैंने कहा ANW ज्यादा है, तो यहां पे मान लो ये 4 है और ये 3 है ना, तो ये मैं माइनस जब करूंगी तो ये तो -1/4 आ जाएगा, यानी कि नेगेटिव यहां पे आना ही आना है, नेगेटिव आना ही आना है। और नेगेटिव अगर यहाँ पे हो जा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा? जो नेचर है लेंस का वो बदल जाएगा। अगर ये लेंस एक कन्वर्जिंग लेंस था तो अब ये डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कर देगा माइनस साइन की वजह से। अगर ये डाइवर्जिंग था तो इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, है ना, पर नेगेटिव में बाहर से एक और नेगेटिव आ गया तो पॉजिटिव हो गया। तो अगर ये डाइवर्जिंग था तो अब ये कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करेगा। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है MCQ में कि कौन से केस में ऐसा हो सकता है भैया कि अपना नेचर ही चेंज कर दे वो। तो नेचर तभी वो चेंज कर सकता है जब आप एक ऐसे लिक्विड में उसको डाल दो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस लेंस से ज्यादा है, ठीक है, समझ में आ गया। तो उस लेंस का जो नेचर है वो चेंज हो जाएगा, कन्वर्जिंग है तो डाइवर्जिंग हो जाएगा, डाइवर्जिंग था तो कन्वर्जिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। तो प्रिज्म भी बड़ा सिंपल सा है। देखो क्या हुआ, यहाँ पे लाइट रे इंसिडेंट हुई, तो इंसिडेंट रे है तो इसने एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया, इसको मैं सिंपली I लिख सकती हूँ, ठीक है, या I1 भी लिख लेते हैं। आप इसको I भी ले सकते हो, इसको E भी ले सकते हो, या फिर इसको I1 और इसको I2 भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये एक सरफेस है ना प्रिज्म का, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। कहाँ से कहाँ लाइट रे जा रही है? तो मैंने कहा रेयर से डेंस जा रही है, टुवर्ड्स द नॉर्मल ये शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो R1 क्या होगा मेरा? ये देखो ये नॉर्मल है, नॉर्मल क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर, है ना, तो ये नॉर्मल है तो इसके साथ एंगल कितना बनेगा? R1 बन जाएगा।
ये हमें पता है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद क्या हुआ, ये लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट हुई, अब ये कहाँ से जा रही है, डेंस से रेयर पे। डेंस से रेयर पे अगर ये जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चले जाएगी, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये चले गई, ठीक है। तो यहाँ पे ये एंगल हमने R2 ले लिया है, ठीक है, दिस एंगल इज R2 एंड ये वाला एंगल E, इसको हम एंगल ऑफ इमर्जेंस कहते हैं, इसीलिए हम इसको एंगल ऑफ इसको हम एंगल E भी ले सकते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस है ना, तो एंगल E भी ले सकते हो या I1 I2 भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। ये होता है हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी कि ये जो दो सरफेस है ये जिस एंगल पे इंक्लाइंड है उसको मैं एंगल ऑफ प्रिज्म कहती हूँ। ये इंसिडेंट रे का एक्चुअल पाथ था, इसको कहाँ जाना था, सीधे सीधे जाना था, पर क्या ये सीधे गई, नहीं, ये तो यहां चले गई। तो कितना टोटल डेविएशन हुआ, डेल, इसको हम कहते हैं टोटल डेविएशन, ठीक है। अब देखो यहां पे, सिर्फ यहां पे अगर मैं देखूं तो ये सीधे सीधे जा रही थी, इतना मुड़ गई, तो ये यहां पे हुआ एंगल ऑफ डेविएशन है, डेल 1 इसको मैंने लिख लिया है। यहां पे देखो, यहां पे ये सीधे सीधे जाना चाह रही थी, पर अगेन ये सीधे सीधे तो जा नहीं पाई बेचारी, कैसे गई, मुड़ गई, कितना मुड़ गई, तो इतने एंगल से मुड़ गई। ये है सेकंड सरफेस के लिए एंगल ऑफ डेविएशन। अब अभी मैंने क्या पढ़ाया था आपको कि अगर मैं एक ट्राइंगल ले रही हूं, इस ट्राइंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो दो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, तो यहां पे से क्या आ जाएगा, देखो डेल इक्वल्स टू डेल 1 प्लस डेल 2। इन जनरल भी जो टोटल एंगल ऑफ डेविएशन है वो दोनों एंगल ऑफ डेविएशन के सम के इक्वल ही आएगा, है ना। अब इसके अलावा देखो, इसके अलावा डेल 1 कैसे हम निकालेंगे, देखो यहां पे, सिर्फ यहां पे आना, ठीक है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन वर्टिकली ऑपोजिट है, तो I1 किसके इक्वल होगा, ये पूरा एंगल के, और ये पूरा एंगल क्या है, डेल 1 प्लस R1 है। तो डेल 1 कितना आ गया, I1 माइनस R1 आ गया, आया कि नहीं, ठीक है जी। उसके बाद यहां पे आओ, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कट रही है, तो ये दो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो I2 इक्वल्स टू डेल 2 प्लस R2 हो जाएगा। तो डेल 2 कितना आ गया, I2 माइनस R2, समझ में आया इतना, बहुत बढ़िया। I1 I2 को साथ ले लिया और R1 R2 को साथ मैंने लिख दिया है, ठीक है। फिर ये जो प्रिज्म है इसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, n ले लेते हैं, ये पहला मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है, वापस से बाहर पहला मीडियम है, एयर ग्लास एयर, यही होगा। तो 1 आ गया साइन I1 अपॉन साइन R1 के इक्वल, ठीक है। अब देखो यहां पे ये एक क्वाड्रिलेटरल है ना, ये वाला AP, इसको मान लो O ले लेती हूं, तो APOQ ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, इस एंगल को मैंने थीटा मान लिया है। तो जो ऑपोजिट एंगल्स का सम होता है कितना होता है, 180, तो A प्लस थीटा कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इस ट्राइंगल पे आ जाओ POQ, तो यहां पे तीनों एंगल्स का सम कितना होता है ट्राइंगल में, 180, तो R1 प्लस R2 प्लस थीटा 180 हो गया। तो यहां पे से मुझे साफ साफ दिख रहा है ये आपस में इक्वल होंगे, होंगे कि नहीं, बिल्कुल। तो A इक्वल्स टू R1 प्लस R2 आ गया, तो R1 प्लस R2 के बदले में A पुट कर सकती हूँ, तो मैंने पुट कर दिया, ठीक है। तो यहां पे देखो डेल प्लस A इक्वल्स टू I1 प्लस I2 आ गया। अब हम लेते हैं मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की कंडीशन, ठीक है। एक ऐसा एंगल जहां पे क्या होगा, मिनिमम डेविएशन होगा, वो हम यहाँ पे लेने वाले हैं। तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए क्या होता है, ये I1 और I2 आपस में इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। और इसको मैं डेल M ले लूंगी, यानी कि मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन ले लूंगी, ठीक है। ये हमारा ग्राफ है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ कैसे मेरा एंगल ऑफ डेविएशन चेंज होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर मैं बढ़ाऊंगी तो क्या होगा, ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है ये पहले घटता है और एक लीस्ट वैल्यू तक जाता है। इसी लीस्ट वैल्यू को मैं क्या कहती हूं, डेल एम, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। लीस्ट वैल्यू तक जाएगा, फिर ये और नहीं घटेगा, फिर ये और बढ़ने लगेगा। जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओगे एंगल ऑफ डेविएशन भी बढ़ेगा अब, ठीक है। तो जो लीस्ट वैल्यू तक वो जाता है उसी को मैं एंगल ऑफ डेविएशन कहती हूं। इसी एंगल पे I1 I2 आपस में इक्वल होते हैं और R1 R2 आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। वही चीज हमने यहाँ पे मेंशन कर दी है। इसको हम I1 इक्वल्स टू I2 भी लिख सकते हैं, I और E लिया है तो I और E भी आप इसको पुट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल एम प्लस ए इक्वल्स टू, ये दोनों सेम है ना, तो इसको मैं 2I लिख सकती हूँ, ठीक है। I1 भी लिख सकते हो क्योंकि हमने यहाँ पे I1 ही लिया हुआ है, ठीक है। I लोगे तो I यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये डेल एम आ जाएगा। तो I क्या आ गया, देखो डेल एम प्लस ए बाय 2। फिर हमारे पास क्या था, A इक्वल्स टू
R1 प्लस R2 था, मैंने कहा R1 और R2 भी क्या है, आपस में इक्वल है, तो यहाँ पे A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R1 2R1, तो R1 कितना आ गया, A/2। अब इसका यूज करो स्नेल्स लॉ का, साइन I1 अपॉन साइन R1, तो I1 और R1 की वैल्यू मुझे पता चल गई है, जो कि मैं यहाँ पे स्नेल्स लॉ में पुट कर दूंगी, तो ये मेरे पास आ गया इसका डेरिवेशन। ठीक है, ये वाला 1 और 2 क्या होता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है प्रिज्म का, साइन A प्लस डेल m/2, ये न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं 1 मार्क में, ठीक है, अपॉन साइन A/2 हम ले लेंगे। ठीक है, अब हमें पता है जब एंगल बहुत ही छोटा होता है तो साइन थीटा को थीटा ले लेते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल ले सकते हैं यहाँ पे भी, तो n को मैं ले लूंगी A प्लस डेल m/2 अपॉन A/2, तो 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा A प्लस डेल m/A, इसको मैं A/A प्लस डेल m/A लिख सकती हूँ, तो A से A तो कट गया, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n इक्वल्स टू 1 प्लस डेल m/A, इसको उधर भेज दो, n माइनस 1 इक्वल्स टू डेल m/A, इसको उधर मल्टीप्लाई कराने भेज दूंगी, सो डेल m इक्वल्स टू A इंटू n माइनस 1। तो यहाँ पे से मुझे एक चीज पता चल रही है कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तभी तो जो डेविएशन होता है प्रिज्म में, जब डिस्पर्जन होता है, सबसे ज्यादा डेविएट कौन करता है, वॉयलेट ना, क्यों, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सबसे ज्यादा है, तो डेविएशन भी उसमें क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीजें हैं, आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। ये देखो यहाँ पे जब डिस्पर्जन होता है तो सबसे ज्यादा डेविएट कौन कर रहा है, वॉयलेट, क्यों, क्योंकि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में। तो जो रे ऑप्टिक्स है पूरी कंप्लीट कर दी है, जो जो डेरिवेशन आपके सिलेबस में है सारे के सारे बता दिए हैं। अब आ जाते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे। ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए विजुअल एंगल क्या होता है। तो विजुअल एंगल वो एंगल है जो कि जो ऑब्जेक्ट है वो मेरी आंखों पे सबटेंड कर रहा है, उसकी वजह से ही मुझे ऑब्जेक्ट छोटा या बड़ा दिखाई दे रहा है। अगर आपकी कोई दोस्त है वो बहुत ज्यादा दूर है ना, तो वो छोटी सी दिखती है कि नहीं, जब ऐसे ऐसे करके देखते हैं ना तो कहते हैं अरे यार ये तो इतना छोटा है ना, जब पास जाते हैं तो हाँ भाई उसकी हाइट इनफ है, बड़ी है ना, पर अगर कोई दूर से आ रहा है तो मुझे छोटा दिखेगा, है ना, ऐसे करके देखूंगी तो मुझे बहुत ही छोटा दिखेगा, क्यों, क्योंकि विजुअल एंगल की वजह से। ठीक है, तो विजुअल एंगल इज बेसिकली द एंगल जो कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारी आंखों में सबटेंड करता है, इसकी वजह से मुझे वो छोटा या बड़ा दिख रहा है। एक्चुअल हाइट तो उसकी कुछ ना कुछ है, पर विजुअल एंगल की वजह से मुझे वो छोटा या बड़ा दिख रहा है। ठीक है, बड़ा विजुअल एंगल अगर सबटेंड होगा यानी कि मेरे पास है तो मुझे वो बड़ा दिखेगा, अगर वो दूर है तो छोटा एंगल सबटेंड होगा ना। देखो एक एग्जांपल, यहाँ पे मैं हूं, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। ठीक है, तो ये जो एंगल सबटेंड करेगा ये बड़ा है ना, ये जो एंगल सबटेंड करेगा देखो ये छोटू सा है, जो दूर है यानी कि वो छोटा एंगल सबटेंड कर रहा है तो वो मुझे छोटा दिख रहा है, जो पास है वो बड़ा विजुअल एंगल सबटेंड करेगा तो वो मुझे बड़ा दिखेगा। सिंपल सी बात, विजुअल एंगल हमारा क्लियर। अब विजुअल एंगल क्लियर है तो मैग्नीफाइंग पावर पे आ जाओ, इसका तो हम बहुत यूज करेंगे अभी। ठीक है, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप सब में। तो मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन क्या है, इसको हम लेते हैं बीटा अपॉन अल्फा। बीटा और अल्फा क्या है, दोनों ही विजुअल एंगल है। बीटा वो विजुअल एंगल है जो कि हमारी इमेज बना रही है विद द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अभी हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप हम ले रहे होंगे। तो बीटा वो हमारा विजुअल एंगल है जो कि इमेज बना रही है विद द इंस्ट्रूमेंट, और अल्फा वो विजुअल एंगल है जो ऑब्जेक्ट बनाएगा विद आर आई, हमारी आंखों के साथ, और ये रखा होना चाहिए एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। एलडीडीवी क्या होता है, 25 सेंटीमीटर, इसको हम डी से भी डिनोट करते हैं, सबको पता है ना। देखो हम नियर पॉइंट ऑफ द आई की जब बात करते हैं कि 25 सेंटीमीटर से पास लाके अगर मैं कुछ पढ़ूंगी ना तो भाई मेरी आंखों में स्ट्रेन पड़ेगा, यानी कि एक मिनिमम डिस्टेंस जहां पर तक मैं क्लियरली देख सकती हूँ दैट इज द नियर पॉइंट, उसी को हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन यानी कि क्लियर विजन कहते हैं, 25 सेंटीमीटर होता है। दूसरा क्या होता है, फार पॉइंट, यानी कि सबसे दूर तक मैं कहाँ देख सकती हूँ क्लियर, तो वो हेल्दी ह्यूमन आई के लिए इन्फिनिटी होता है, मेरे लिए तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि मुझे है मायोपिया। ठीक है, तो यहाँ पे m जब मैं निकालूंगी तो जब मैं अल्फा की बात करूंगी ना, अभी स्पेसिफिकली हम देखेंगे इसको माइक्रोस्कोप में, तो जब हम माइक्रोस्कोप की बात कर रहे होंगे तो वहां पे हम एक अलग ट्रायंगल बनाते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे हमें अल्फा देखना है, और अल्फा जब मैं देखूंगी तो हम कह रहे हैं ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए हमारी आंखों के साथ
एंड कहां पे रखा होना चाहिए, डी पे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रखा होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? चलिए, बहुत बढ़िया। अब कौन कौन से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ने वाले हैं, तो हम माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप दोनों पढ़ेंगे। माइक्रोस्कोप फर्दर दो टाइप का है, दोनों हम पढ़ेंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। टेलीस्कोप भी हमारे दो टाइप के होते हैं, रिफ्रैक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग, दोनों हम पढ़ेंगे। रिफ्रैक्टिंग दो टाइप के हैं, एस्ट्रोनॉमिकल एंड टेरेस्ट्रियल, हम सिर्फ एस्ट्रोनॉमिकल वाला ही पढ़ेंगे। एंड रिफ्लेक्टिंग में दो टाइप हो जाते हैं, न्यूटोनियन और कैसेग्रेन, ये दोनों के छोटे छोटे पार्ट हैं, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप में। अब देखो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, बस ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस ही है। कॉन्वेक्स लेंस के केस में अगर मैं ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रख दूं तो मुझे एक मैग्निफाइड इमेज मिलती है, और ये वर्चुअल इमेज होती है, वर्चुअल और इरेक्ट होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये है ए बी मेरा ऑब्जेक्ट, और ये ए डैश बी डैश है मेरी इमेज। ठीक है, अब यहाँ पे एंगल क्या है, बीटा, और ये अल्फा के लिए मैंने कहा था अलग से मैं डायग्राम बनाऊंगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट सबटेंड कर रहा है आंखों में, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होना चाहिए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। ठीक है, ये बीटा क्या है, बीटा कौन सबटेंड कर रहा है, ये इमेज कर रही है, हमने कहा है ना। तो यहाँ पे हम टैन बीटा लेते हैं, और वही चीज जो अभी तक करते आ रहे हैं, टैन बीटा ही बीटा के इक्वल होगा। ठीक है, सो इट इज इक्वल्स टू बीटा, और ये कितना होता है टैन बीटा, ए डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश हम ले लेंगे। ठीक है, ये तब जब हम बड़े वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, पर बड़े वाले में मुझे वैल्यूज पता नहीं है, तो क्या मैं ये छोटा वाला ट्राइंगल ले सकती हूँ, बिल्कुल ले सकती हूँ। तो यहाँ पे से भी अगर मैं बीटा निकालूं तो कितना आएगा, देखो टैन बीटा ए बी अपॉन ओ बी। ठीक है, ए बी मुझे उस ऑब्जेक्ट की हाइट पता है, एच ले सकते हैं, और ये जो ओबी डिस्टेंस है ये कितना है, तो ये हमने कहा यू है, माइनस यू ले लेंगे क्योंकि लेफ्ट साइड को रखा हुआ है हमने ऑब्जेक्ट को। तो वही हमने करा, देखो बीटा निकाला, कितना आ गया, ए बी अपॉन माइनस यू। यहाँ पे ये अलग से मैंने बनाया है, तो अल्फा कितना हो जाएगा, देखो ये ए बी अपॉन ये डिस्टेंस है डी, और कहाँ पे रखा हुआ है, लेफ्ट पे रखा हुआ है ना, तो ये भी माइनस डी हो जाएगा, बस यही मैंने करा। अब m क्या होता है, तो m मैंने कहा बीटा अपॉन अल्फा होगा, तो बीटा ये है, अल्फा ये है, दोनों को डिवाइड कर दो। दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तो ए बी से ए बी कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो कितनी आ गई इसकी मैग्नीफाइंग पावर d अपॉन यू। अब इसको हम चेक करेंगे अकॉर्डिंग टू दी कंडीशंस, जैसे कि यहाँ पे देखो ये हमारा अभी फाइनल फॉर्मूला आया नहीं है, फाइनल फॉर्मूला अभी हम निकालेंगे। तो देखो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, लेंस के लिए 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u होता है। ठीक है, तो अब मेरा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये है ना v, v भी कहाँ को है, हमने कहा लेफ्ट हैंड साइड को ही है, तो v भी कैसा होगा, माइनस होगा, u तो हमारा लेफ्ट को ही है तो माइनस ही आएगा, तो साइन कन्वेंशन हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। तो 1/f इक्वल्स टू माइनस 1/v प्लस 1/u आ गया। ये d/u को मुझे सब्सटीट्यूट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, पूरी ही इक्वेशन को d से मल्टीप्लाई करा दूंगी, तो d/u कितना आ जाएगा, देखो d/f प्लस d/v है ना, आ गया। ठीक है जी, तो यहाँ पे अगर दो केस बनते हैं, अभी आगे जब हम देखेंगे ना तभी भी दो केस बनेंगे। एक, जब मेरे पास जो इमेज है वो d पे बनेगी, यानी कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। दूसरा, जब जो फाइनल इमेज है वो कहाँ पे बनेगी, वो इन्फिनिटी पे बनेगी। दो केस हमारे पास बनने ही बनने हैं। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे v कितना हो जाएगा, v हो जाएगा हमारे d के इक्वल। हमने कहा m ये आ रहा है तो v के बदले क्या आ जाएगा, d आ जाएगा, तो d से d कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया, 1 प्लस d/f। ठीक है, दूसरा केस, अगर मेरे पास फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है तो यहाँ पे v कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है, तो यहाँ पे m कितना आ गया, d/f। ठीक है, तो पहले तो हमारे पास देखो फॉर्मूला ये आया था, इसको हमने सिंप्लीफाई करा, क्योंकि हमें जो भी चीजें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज कर देंगे, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। फिर हमने कहा दो केस बनेंगे, एक जब जो हमारी इमेज है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है तो फॉर्मूला ये होगा, इन्फिनिटी पे बनेगी तो हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब आ जाते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, अगर ये आ गया तो आपको क्या लिखना है, तो देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में सिर्फ एक लेंस का मैं यूज नहीं करूंगी, दो लेंस का यहाँ पे मैं यूज करती हूँ। दोनों ही कैसे होते हैं, दोनों ही कॉन्वेक्स होते हैं, एंड ये जो है
स्मॉल फोकल लेंथ का होगा, ये क्या है, लार्जर फोकल लेंथ का होगा। ठीक है, इसको जो ऑब्जेक्ट के पास रखा जाता है उसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, ये कम फोकल लेंथ वाला होता है। जो हमारी आंखों के पास रखा जाता है यानी कि जहां से हम ऑब्जर्वेशंस करेंगे उसको आईपीस कहते हैं, एंड ये लार्ज फोकल लेंथ वाला होता है। ठीक है, अब देखो क्या है, ये मैंने ऑब्जेक्ट रखा है, लाइट रेज आएंगी, एक इन्वर्टेड इमेज यहाँ पे मुझे मिल जाएगी। ये डिस्टेंस यूओ है, ये वीओ हो जाएगा। अब क्या होगा, ये थोड़ा सा सही बना लेना। ठीक है, ये पूरा डिस्टेंस हमारा क्या होगा, वीओ होगा। ठीक है, थोड़ा डायग्राम में गलती है, कोई नहीं, इग्नोर करो, तुम सही से बनाना। ठीक है, अब ये जो इमेज बनी है ये इसके लिए एज एन ऑब्जेक्ट एक्ट करेगी, बिल्कुल करेगी। तो ये इसके लिए एज एन ऑब्जेक्ट एक्ट करेगी, तो इससे देखो लाइट रेस पड़ रही हैं, ये लाइट रेस डाइवर्ज हो रही हैं, यानी कि ये आगे जाके तो कहीं मिलेंगी नहीं, तो पीछे जाके मुझे इनको मिलाना पड़ेगा। तो फाइनल इमेज मुझे यहां पे मिल रही है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए जो भी डिस्टेंसेस है उसके नीचे मैंने ओ लिख दिया है, तो यूओ वीओ, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रही है, तो ये यूई होगी, और ये इसके लिए क्या है, फाइनल इमेज है, तो ये वीई हो जाएगी। ठीक है, चलो यहां पे तक समझ में आया। अब जो मैग्नीफाइंग पावर है मेरी वो क्या है, बीटा अपॉन अल्फा। कई बुक्स में स्मॉल एम होगा, कई बुक्स में कैपिटल एम, दोनों ही सही है। ठीक है, तो मैंने कहा हमारे पास अल्फा और बीटा कहां पे बन रहे हैं, तो बीटा तो हमने कहा फाइनल इमेज बनाएगी, तो ये हो जाएगा मेरा बीटा। और अल्फा क्या था, याद है, अल्फा मैंने कहा था वो ऑब्जेक्ट बनाएगा हमारी आंखों में लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रखा होगा, तो बस वही हम कर रहे हैं। इसके लिए हमें अलग सा एक ट्राइंगल बनाना होगा, जो कि हमने बना दिया है। ठीक है, चलो तो यहां पे से मैं निकाल लेती हूं, क्या यहां पे से मैं निकाल लेती हूं, एक सेकेंड, टैन अल्फा। ठीक है, टैन अल्फा अगर आप लोग निकालोगे तो यानी कि आपको अल्फा भी पता है, तो टैन अल्फा ही अल्फा के इक्वल है, यानी कि ए बी अपॉन माइनस ऑफ डी आ जाएगा, यही आएगा। फिर टैन बीटा निकाल लो, देखो यहां पे से इस वाले ट्राइंगल का यूज करो, टैन बीटा आप निकालोगे वही बीटा के इक्वल आएगा, कितना होगा, ए डैश बी डैश अपॉन ये डिस्टेंस कितना है, यूई, यहां पे क्या आएगा, माइनस यूई आएगा ना। माइनस क्यों आएगा आप लोगों को पता चल गया होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को प्लेस्ड है। ठीक है, तो देखो वही चीज हमने यहाँ पे करी हुई है कि हमने बीटा ले लिया, हमने अल्फा ले लिया। ठीक है, अब देखो बीटा अपॉन अल्फा होती है हमारी मैग्नीफाइंग पावर, तो दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ये चीज आ गई। अब मुझे क्या चाहिए, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी चाहिए, यानी कि दिस अपॉन दिस चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं दोनों सिमिलर हैं। ठीक है, प्रूफ नहीं करना आपको, कंसिडर करना है, दोनों सिमिलर हैं। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, जैसे मैं लिखूं ट्राइंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश ओ बी डैश, तो आपको पता है ए ओ अपॉन ए डैश ओ होता है ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, एंड फर्दर इट विल बी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ बी डैश, ये हम सबको पता है। ए ओ अपॉन ए डैश ओ क्या है, ए ओ ये है जो कि मुझे पता है, विच इज यू ओ। ठीक है, अपॉन ए डैश ओ क्या है, तो ए डैश ओ ये है, विच इज वी ओ। अब यहां पे माइनस साइन आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड को है। तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश मुझे मिल गया कि नहीं, मिला कि नहीं मिला, मिल गया, तो मिल गया तो भैया पुट कर दो, तो वहां पे पुट कर दिया, तो ये आ गई मेरी एम की वैल्यू। पर क्या यही फाइनल है, नहीं, जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए करा था ना 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u का यूज यहां पे भी करेंगे। ठीक है, चलो फिर आ जाओ यूज कर लेते हैं। दो केस बनेंगे, दो केस क्या है, सबसे पहला केस है कि फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, दूसरा है फाइनल इमेज डी पे बन रही है। तो जब इन्फिनिटी पे बनेगी तो आप यहाँ पे वीई इन्फिनिटी ले लो, इन्फिनिटी इसको पुट करेंगे तो एफ ई यूई के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या था, यूई आ रहा था ना, यहाँ पे देखो यूई, तो इसके बदले क्या आ जाएगा, एफ ई आ जाएगा, बस डन। दूसरा केस हमने कहा जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगा, तो वीई यहाँ पे मुझे डी लेना पड़ेगा, और कैसा डी, माइनस डी, क्योंकि साइन कन्वेंशन कंसिडर करना है। तो माइनस डी मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ पे भी माइनस साइन आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, ये आया 1/f e इक्वल्स टू माइनस 1/d प्लस 1/ue। यहां पे क्या था, देखो d/ue ना, तो मैं क्या करूंगी, मैं पूरी ही इक्वेशन को d से डिवाइड कर देती हूँ, सॉरी मल्टीप्लाई करा देती हूँ। तो d/d 1 हो जाएगा, तो ये -1 प्लस d/ue। तो d/ue कितना आ गया यहाँ पे से, ये उधर चले जाएगा ना, तो 1 प्लस d/fe। तो यहाँ पे आपने 1 प्लस d/fe पुट कर दिया। दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर उस केस में जब फाइनल इमेज बनेगी डी पे। ठीक है,
समझ में आ गया? तो ये दो फॉर्मूलाज हमारे हैं। एक और चीज आ सकती है विच इज दी ट्यूब लेंथ। ट्यूब लेंथ का मतलब क्या होता है, जिस भी ट्यूब में मैंने दोनों ही वो लेंसेज रखे हैं उसके बीच की दूरी क्या है, विच मीन्स दोनों लेंसेज के बीच की दूरी क्या है ना, यानी कि ये पूरी डिस्टेंस क्या है इन दोनों लेंसेज के बीच की, तो कितनी है VO प्लस यूई, कितनी है VO प्लस यूई, और इसका सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड लूंगी, ठीक है। यहाँ पे साइन कन्वेंशन में कंसिडर नहीं करूंगी, क्यों, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि भैया ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव होता है, ये 5 है तो मैं कह दूं ये 5 है, -5 है, 0 नहीं, देयर इज अ डिस्टेंस, है ना, तो लेंथ को तो हम नेगेटिव नहीं ले सकते हैं ना, वहां पे तो साइन कन्वेंशन कंसिडर नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हम इसीलिए इनका मैग्नीट्यूड ही लेते हैं। तो यहाँ पे VO प्लस यूई हो जाएगा, तो यहाँ पे अगेन दो केस बनेंगे, है ना। अगर हमारे पास इंफिनिटी पे बन रही है इमेज, तो हमें पता है, तो उस केस में ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, FE हो जाएगा ना, तो ये VO प्लस FE आ जाएगा। अगर D पे बन रही है तो उसका तो कुछ खास रिलेशन है नहीं, तो वो VO प्लस UE ही आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब आ जाते हैं टेलीस्कोप पे। तो सबसे पहले हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप देखने वाले हैं विच इज द रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग यानी कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, यानी कि दोनों ही मैं यहाँ पे लेंस लेती हूँ। तो ऑब्जेक्टिव और आईपीस दोनों ही हमारे पास अगेन कॉन्वेक्स लेंस है, पर ये यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ज्यादा फोकल लेंथ का होगा और जो आईपीस है वो कम फोकल लेंथ का होगा, ये डिफरेंस होगा दोनों में, ठीक है, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में, ठीक है। प्लस एक और डिफरेंस होगा, वहां पे ऑब्जेक्ट हमने रखा हुआ है तो एक फाइनाइट डिस्टेंस पे है, पर यहाँ पे ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस पे तो है नहीं ना, टेलीस्कोप दूरबीन का यूज मैं क्यों कर रही हूँ, जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, दूर है जो भी चीजें हैं स्टार्स वगैरह उनको देखने के लिए, तो फाइनाइट डिस्टेंस पे तो है नहीं, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो लाइट रेज इन्फिनिटी से यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे मैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे तो नहीं रख सकती हूँ ऑब्जेक्ट को, इसीलिए यहाँ पे हम एक अलग सा ट्राइंगल नहीं बनाएंगे अल्फा के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अल्फा जो है इस प्रकार से बनेगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है तो अल्फा यहाँ पे बन जाएगा, इस अल्फा का हम लोग यूज करेंगे, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, ठीक है। फिर देखो इमेज यहाँ पे बन रही है, देखो यहाँ पे से पैरेलल लाइट रेज आएंगी, सबसे पहले आपको पता है क्यों पैरेलल क्यों आएंगी, क्योंकि इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी पे जब भी ऑब्जेक्ट होता है हमेशा पैरेलल लाइट रेज ही आती है, तो पैरेलल आ गई, देखो यहाँ पे कन्वर्ज कर गई, इसके लिए इमेज यहाँ पे बनी, ये इमेज इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगी, तो यहाँ पे से लाइट रेज जाएंगी, फाइनल इमेज मुझे कहीं यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है, आगे तो देखो नहीं मिलेंगी तो यहाँ कहीं मिलेंगी, तो यहाँ पे हम इसको दिखा देंगे, ठीक है। अच्छा जी, ओके, अब डिस्टेंस तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे ये मेरा FO होगा, ये FO क्यों होगा, हमने यहाँ VO क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अगर इनफाइनाइट से लाइट रेज आ रही हैं तो मुझे पता है हमेशा वो कन्वर्ज कहाँ पे करेंगी, फोकस पे ही, तो ये डिस्टेंस मेरा फोकस ही होगा, ठीक है, इसको मैं UE ही लिखूंगी, ठीक है। ये UE अलग अलग केस के लिए चेंज हो जाएगा, FE कब होगा, जब ये जो फाइनल इमेज है मुझे इन्फिनिटी पे मिल रही होगी तब ये FE के इक्वल होगा, ठीक है, अदरवाइज इसको मैं UE ही कंसिडर करूंगी, ये मेरा बीटा है, ठीक है। अब देखो टैन अल्फा टैन बीटा निकाल लेते हैं, बड़ा सिंपल है भाई, टैन अल्फा क्या होगा, तो टैन अल्फा हो जाएगा A' B' अपॉन ये डिस्टेंस कितना है FO है, टैन बीटा कितना हो जाएगा, तो A' B' अपॉन ये डिस्टेंस कितना है, मैंने कहा UE है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, यहाँ पे प्लस क्यों आया, क्योंकि राइट हैंड साइड को डिस्टेंस है, ठीक है, तो बस मैंने निकाल दिया, डिवाइड करूंगी तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, देखो यहाँ पे कैंसिल हो गए, तो माइनस FO अपॉन UE आ गया। अगेन दो केस बनेंगे, एक जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे मिल रही है और एक जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे मिल रही है, ठीक है। तो अगेन हम जो हमारा लेंस फॉर्मूला है वो यहाँ पे लगा देंगे, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, VE FE के इक्वल हो जाएगा, सॉरी VE इन्फिनिटी के इक्वल हो जाएगा, तो VE इन्फिनिटी के इक्वल हो गया क्योंकि इन्फिनिटी पे मेरे को इमेज मिल रही है, और यहाँ पे साइन कन्वेंशन मैंने कंसिडर करा है तो ये आ गया, तो FE UE के इक्वल आ गया, तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन जो होगा, जो मैग्नीफाइंग पावर होगी वो कितनी होगी, माइनस FO अपॉन FE, बस यहाँ पे मैंने क्या करा है, सेकंड, यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने UE के बदले क्या पुट कर दिया, FE, तो यानी कि मैंने अभी जो आपको बताया कि UE FE के इक्वल सिर्फ तभी हो सकता है जब जो फाइनल इमेज है वो मुझे इन्फिनिटी पे मिल रही है, ठीक है। इसके अलावा अगर D पे बनेगी तो VE को मैं क्या ले लूंगी, D, बट विद अ माइनस साइन, क्योंकि हमें साइन कन्वेंशन कंसिडर करना पड़ेगा, जो भी इमेज बन रही है वो लेफ्ट साइड को ही तो बन रही है, तो ये डिस्टेंस मेरा नेगेटिव ही आएगा, ठीक है, तो ये माइनस D आ गया, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये है, एक्सक्यूज मी, माइनस FO अपॉन UE,
पर यहाँ पे तो कुछ गजब सी चीज आ रही है, तो इसको मैं कैसे चेंज करूं? तो देखो यहाँ पे यूई तो आ रहा है ना, तो अब मैं क्या करती हूँ, FO से मल्टीप्लाई करा देती हूँ पूरी इक्वेशन को, करा दिया मैंने। FO अपॉन FE इक्वल्स टू माइनस FO अपॉन D प्लस FO अपॉन UE। तो FO अपॉन UE क्या हो जाएगा, देखो ये सब उधर चला जाएगा, देखो यहाँ पे FO अपॉन UE क्या हो जाएगा, FO अपॉन FE प्लस FO अपॉन D। अब यहाँ पे हमने क्या करा है, देखो यहाँ पे मैंने FO अपॉन FE पूरे को कॉमन ले लिया है, पूरे को अगर मैं कॉमन ले लूंगी तो यहाँ पे तो सिर्फ 1 बचेगा, प्लस यहां से मैंने FO को कॉमन लिया है, पर FE भी मैंने इससे कॉमन ले लिया, तो मुझे FE से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा ना। ये क्या हो गया, खोलो इसको, जब मल्टीप्लाई अंदर कराओगे तो ये चीज क्या बनेगी, देखो FO अपॉन FE इंटू FE अपॉन D। तो क्या आया अल्टीमेटली, FO अपॉन D ही तो आया, पर इसको बस हमने इस फॉर्म में चेंज कर दिया है। ठीक है, चाहो तो आप यहीं पर तक छोड़ सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमने ये चीज करी कि FO अपॉन UE इसके इक्वल आ गया, और फॉर्मूले में क्या था, माइनस FO अपॉन UE था ना, तो विद अ माइनस साइन ये सेम वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो ये मैग्नीफाइंग पावर है जब D पे बनेगी इमेज, और ये है जब इन्फिनिटी पे बनेगी। दिस इज वेरी सिंपल, ये थोड़ा सा अपना कॉम्प्लिकेट हो गया है। ठीक है, चलो, तो आई होप यार ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब आ जाते हैं हमारे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप पे। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप क्या होता है, तो जहां पे हम मिरर का यूज करेंगे, तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, सॉरी जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे है ना, तो वो लेंस नहीं होगा, वो यहाँ पे मिरर होगा। तो यहाँ पे हम 2 मिरर एक्चुअल में लेते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, दिस इज दी कॉनकेव मिरर, तो ये भी मिरर है, और दूसरा सेकेंडरी है, ये भी क्या है, मिरर है, प्लेन मिरर है, इसीलिए ये एक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है। ठीक है, फाइनल ये आईपीस, ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस ही है। ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या, देखो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है ना, बहुत दूर पे रखा हुआ है, तो इनफाइनाइट से आ रहा है, यानी कि पैरेलल रेज आएंगी, इंसिडेंट होंगी, इस तरीके से ये क्या हो जाएंगी, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट होंगी, तो ये प्लेन मिरर को मैंने एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री रखा हुआ है। ठीक है, तो ये भी फर्दर क्या करेगा, इसको रिफ्लेक्ट कर देगा, तो ये भी इसको रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये रिफ्लेक्टेड रेस फाइनली आईपीस पे जाएंगी और हमको एनलार्ज्ड इमेज मिलेगी। ठीक है, तो बस ये डायग्राम आपको याद रखना है, बनाना तो नहीं आएगा वैसे ये, बट मे बी एमसीक्यू में आ जाए, सो यू शुड रिमेंबर कि ये न्यूटोनियन टेलीस्कोप है। रिफ्लेक्टिंग में भी कौन सा टाइप है, न्यूटोनियन वाला है। तो बेसिक आपको याद रखना है कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में 2 है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी क्या है, कॉनकेव मिरर है, सेकेंडरी क्या है, प्लेन मिरर है, जिसको मैंने 45 डिग्री के एंगल पे रखा हुआ है, आईपीस मेरा कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, तो पैरेलल रेज आई रिफ्लेक्ट हो गई प्राइमरी मिरर से, फिर वो कन्वर्ज करेंगी उसके फोकस के टुवर्ड, बट प्लेन मिरर क्या कर देगा, उसको डिफ्लेक्ट कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, तो सीधे सीधे ऐसे जानी चाहिए थी, नहीं जाएंगी, ये क्या कर देगा, इसको रिफ्लेक्ट कर देगा और फाइनली आईपीस पे ये पड़ेंगी। अब इसका बेनिफिट क्या होता है कि यहाँ पे कोई क्रोमैटिक एबरेशन नहीं होता है। क्रोमैटिक एबरेशन का क्या मतलब होता है, देखो जब हम एक लेंस की बात करते हैं ना, तो लेंस में अलग अलग कलर्स का जो फोकस है वो अलग अलग होता है। ठीक है, अभी मैंने एक चीज आपको पढ़ाई थी ना, 1/f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। तो मैंने कहा था जो n है उस पर डिपेंड कर रहा है ना, n जिसका ज्यादा उसकी फोकल लेंथ कम। तो बेसिकली अगर मैं एक लेंस की बात करूं तो अलग अलग कलर्स के लिए क्या होगा, उसका फोकस अलग अलग होगा। बेसिकली यहाँ पे डिस्पर्जन हो जाएगा, ये चीज समझो। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्पर्जन हो जाएगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो मेरे को इमेज मिलेगी ना वो थोड़ी सी कलर्ड होगी। ठीक है, कुछ यहाँ पे हमें कलर्ड फ्रिंजेस देखने को मिलेंगे, डिस्पर्जन हो गया है क्योंकि यहाँ पे, क्योंकि हर कलर का जो फोकस पॉइंट है देखो अलग अलग है, तो एक कलर्ड सी इमेज मेरे को मिलेगी। इसी डिफेक्ट को हम कहते हैं क्रोमैटिक एबरेशन। तो ये ऑब्वियसली जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है ना उसमें होता है, बट रिफ्लेक्टिंग में नहीं होता। क्यों, क्योंकि वहां पे तो हमने मिरर का यूज करा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो देन आ जाओ दूसरे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप पे, विच इज कैसेग्रेन टेलीस्कोप। तो यहाँ पे देखो अगेन, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मिरर है मेरे पास और 2 हैं यहाँ पे, एक प्राइमरी है दूसरा सेकेंडरी है। जो प्राइमरी है वो मेरे पास कॉनकेव मिरर है, जो सेकेंडरी है वो कॉन्वेक्स मिरर है। लाइट रेज इन्फिनिटी से आई तो देखो क्या हुआ, यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर गई, रिफ्लेक्टेड इस पे पड़ी, किस पे, हमारे सेकेंडरी मिरर पे जो कि कॉन्वेक्स है, इसने भी इसको क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया, और ये डायरेक्टली कहाँ चले गई, आईपीस पे। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव मिरर है इसके बीच में गैप होता है, सो दैट जो लाइट रेज आए वो फाइनली आके इस आईपीस पे कन्वर्ज करे। ये हमारा कैसेग्रेन टेलीस्कोप होता है। ठीक है,
सो कॉन्केव हमारे पास मिरर है और यहाँ पे एक सेंट्रल ओपनिंग होगी, सेंट्रल होल होगा, सो दैट यहीं पे लाइट रेज आके कन्वर्ज करे और यहाँ पे हम क्या रखे रहते हैं, आईपीस रखे होते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद लाइट जो है प्राइमरी मिरर पे पड़ेगी, रिफ्लेक्ट होगी, फिर वो कॉन्वेक्स से फिर से रिफ्लेक्ट होगी एंड फिर वो होल में चले जाएगी और उस होल में क्या रखा हुआ है, आईपीस रखा हुआ है। मैग्निफिकेशन यहाँ पे काफी ज्यादा होता है, इवन यहाँ पे भी कोई क्रोमैटिक एबरेशन नहीं होगा क्योंकि दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी मैंने मिरर्स लिए हुए हैं, ठीक है। चलिए रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के बेनिफिट क्या है, एडवांटेज क्या है, मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले क्रोमैटिक एबरेशन नहीं होता है, क्रोमैटिक एबरेशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पे जो इमेज है वो भी हमको ब्राइटर मिलती है, ठीक है। तो इमेज भी यहाँ पे हमें थोड़ी ज्यादा चमकीली मिलेगी, ब्राइटर मिलेगी, रिफ्रैक्टिंग में थोड़ी सी वो डल हो जाती है, ठीक है। उसके बाद इसका थोड़ा कॉम्पैक्ट डिजाइन है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये। देन इट इज मच चीपर, ठीक है, एज कंपेयर टू दी रिफ्रैक्टिंग वन, ये चीपर रहता है एंड इसमें स्फेरिकल एबरेशन भी नहीं होता है। स्फेरिकल एबरेशन का क्या मतलब है, अगर ये मेरे पास लेंस है तो क्या होगा, अगर मेरे पास लाइट रेस पैरेलल आ रही है, जरूरी नहीं है कि वो एक ही फोकस पे आके मीट करें। अगर देखो मान लो यहाँ पे इस तरह से लाइट रेज आ रही है तो यहाँ पे आके भी कन्वर्ज हो सकती हैं, जिसकी वजह से मुझे एक ब्लर इमेज मिलेगी। इसको हम स्फेरिकल एबरेशन कहते हैं। देखो लाइट रेस पैरेलल आ रही है, सारी आके एक ही पॉइंट पे नहीं मिल रही है, कोई यहाँ पे मिल जाएंगी, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे, तो एक ही फोकस पे आके नहीं मिल रही है, अलग अलग पॉइंट पे आके वो मिल सकती है, जिसकी वजह से हमें क्लियर इमेज नहीं मिलती है, ब्लर इमेज मिलती है। इसको हम स्फेरिकल एबरेशन कहते हैं और ये भी डिफेक्ट होता है किसमें, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में। रिफ्लेक्टिंग में कोई स्फेरिकल एबरेशन नहीं होगा क्योंकि वहां तो हम मिरर का यूज कर रहे हैं, लेंस का यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पे पूरा चैप्टर हमारा खत्म होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर एक चीज हमने देखी है। मेरे बाल भी पता नहीं कैसे से हो गए हैं, ठीक है, बहुत घंटों से मैं एक्चुअली लेक्चर्स लगातार रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो अच्छे तरीके से पढ़ना यार, सारे डेरिवेशन बता दिए, सारी थ्योरी बता दी, सारे नोट्स मेंशन करे हुए हैं, डेरिवेशन का पूरा रिटन फॉर्मेट दिया है। अब इससे ज्यादा स्पून फीडिंग में नहीं कर सकती हूँ, है ना, एकदम बिल्कुल थाली में परोस के सब कुछ जो दे देते हैं ना वो दे दिया है, पढ़ा भी दिया, नोट्स भी दे दिए, डेरिवेशन भी दे दिया, सब कुछ दे दिया। तो अब तुम्हारा काम है बस यहाँ पर से अच्छे तरीके से पढ़ना। उसके बाद नोट्स तो बने हुए हैं तो सीधे जाके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे जैसे ही टाइम मिलता है मैं खुद बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस करा दूंगी। सो दैट इज इट आज की वीडियो के लिए। आई होप यार इस वीडियो से बेनिफिट मिला होगा। अगर मिला है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये जो पूरी प्लेलिस्ट की सीरीज है इसको फॉलो करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक यार अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ते रहना। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।